उस टाइम कंप्यूटर चलाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कंप्यूटर ना ये इस तरह विंडोज़ नहीं आई थी उस टाइम पे। तो मैंने कहा ऐसा क्या है कि जो नहीं कहता सॉफ्टवेयर तो तू नहीं कर पाएगा, हार्डवेयर फिर भी एक बार तू ट्राई मार ले, शायद तू कर ले। तो मेरी सक्सेस के पीछे शायद 3-4 लेडीज़ हैं। सो इफ यू नीड मोर सक्सेस यू नीड मोर लेडीज़। बिलीव इन ये स्पूकी चीज कुछ ऐसा आपको लगता है आपके साथ हुआ है कभी? मैं गॉड में बिलीव करता हूँ, गोश्त तो मैं खुद हूँ। इस एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम ये है कि टीचर के लिए कंटेंट के अलग सॉफ्टवेयर है और वाइट बोर्ड अलग सॉफ्टवेयर है, और वाइट बोर्ड बाजार में 15, 20, 25 तरीके के हैं। तो हमने दोनों को एक करके एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रेनिंग अब हम लोगों को दे रहे हैं। इतने कन्वर्सेशन में भगवान की बात करी, यू आर कनेक्टेड टू गॉड। सो जब लो फील करते हो, जो आपने बताया बीच में सब फेज आया, बहुत लो थे, डिस्कनेक्टेड हो गए, अपने आप को अलग कर लिया। उससे पहले मैं बहुत सारी अंगूठियाँ पहनता हूँ, पुखराज भी पहना था, ये पहना था, वो पहना था, जो बोलता था। मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता था एस्ट्रोलॉजी में उसमें। तो उस दिन मैं गुरुद्वारे गया, वहाँ जाके मैं सारी अंगूठियाँ उतारी और वहाँ पे रख दी। मैंने कहा आज के बाद ज़िंदगी में कभी नहीं पहनूंगा। AMD मुझे 2 बार ऑफर हुआ, मैंने 2 बार मना किया। बाद में मैं ATM में जॉब करता था तो उन्होंने ATI को खरीद लिया, तो दहेज में हम साथ में AMD में चले। आपको वो सब्जी बेची जा रही है जो आपने नहीं खानी, लेकिन आपकी फैमिली, आपकी माँ, आपकी बीवी, आपकी बहन या आपकी बेटी कुछ और बनाना चाहती है जो आप खाना चाहते हो, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, तो यू आर फोर्स्ड टू ईट समथिंग एल्स। तो हिंदुस्तान नहीं सहेगा भैया, मैं तो नहीं सहूँगा। एटलीस्ट आई विल डू माई ओन। प्लान हम सेट कर रहे हैं ना धीरे धीरे कि हाँ हमें करना है, हमारा एक विज़न है कि हमने करना है। ऑलरेडी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुबई, तो मैं तो किसी को नहीं रोक रहा। खड़ी हेलो फ्रेंड्स, टेक इट इजी विद राजीव के पहले एपिसोड में स्वागत है हमारे एक ऐसे गेस्ट का जो एक मिसाल है, एक खुद में एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इंडियन IT इंडस्ट्री को बहुत नाम दिया है अपने तजुर्बे और अपनी मेहनत से। मेरे साथ हैं वीरेंद्र सिंह सर, CEO डिजिटल लाइफ सर्विसेज। सर, पहला एपिसोड और आपसे अच्छा गेस्ट हमें नहीं मिल सकता था। थैंक यू। सबसे पहले थैंक यू सो मच। इट्स माय ऑनर कमिंग हियर एंड टू स्पीक टू यू एंड हमेशा आपसे मिलना अच्छा रहता है मेरे लिए, और मेरे को अच्छा लगता है आपसे मिलना। ग्रेट सर। सो आपने बोला तो इसलिए मैं मना नहीं कर पाया। मैंने पंजाब जाना था अभी शाम को, बट आई पोस्टपोन कि मैं कहा नहीं, मैं कल सुबह निकल जाऊंगा या परसों चला जाऊंगा। लेट्स फिनिश इट टुडे। सर, वी आर वेरी फॉर्चुनेट और थैंक यू सो मच। इतना प्यार आप देते हैं, जब भी मिलता हूँ आपके ऑफिस इतना आना जाना होता है। इंडस्ट्री में हम कितनी जगह मिलते हैं और आपकी जो पर्सनालिटी है बिल्कुल अलग है। टेक आज तक मैंने 500 से ज़्यादा, वो हज़ारों इंटरव्यूज़ किए हैं, बट वीरेंद्र सर के साथ बात करने का मजा कुछ और होता है। और आज तक मैंने सिर्फ बिजनेस की बातें करी हैं सर से, और ये टेक इट इजी विद राजीव मैंने इसलिए किया क्योंकि हम बिजनेस की बातें नहीं करेंगे सर यहाँ पे। हम मोरली आपको चाहते हैं कि हम जो आपकी स्टोरी है मेरी ऑडियंस देखे, वो जाने कि कैसे बिजनेस को हम बड़ा कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी से, अपनी सोच से। और थैंक यू सो मच। और अब शुरुआत करेंगे सर आपके, वी नो अबाउट यू। अभी आप काफी न्यूज में रहे और हमारे मैगजीन के कवर पे भी आए, क्योंकि आपने बिजनेस को 0 से 300 करोड़ में ऐसे पहुंचाया जिसमें लोगों को सालों साल लग जाता है। ऑफ कोर्स इसमें काफ़ी भगवान की तो चलो खैर हमारे को दुआ रही, सपोर्ट रहा, हमारी टीम का भी बहुत बड़ा साथ रहा, कस्टमर्स, वेंडर्स, सब ने काफ़ी सपोर्ट किया। इनोवेशन का बहुत बड़ा हाथ रहा। अगर इनोवेशन नहीं करते, कुछ नया नहीं करते, कुछ नहीं सोचते, तो शायद यहाँ पहुँच नहीं पाते। ठीक है, मौके सबके पास होते हैं, लेकिन पहले कौन करता है उसको गिना जाता है। तो हमें भगवान ने मौका दिया और सबका साथ रहा, तो हम यहाँ पहुँचे। भगवान ने चाहा तो हम और आगे जाएंगे। ऑब्वियसली सर, ये तो जब शुरुआत है, अभी तो आपने मूवमेंट शुरू करी है डिजिटल इंडिया का। सर के बारे में बता दूं, सर ने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, जितने भी ये ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो हमारी कंट्री को स्ट्रॉन्ग करता है, उसमें बहुत सारी इनिशिएटिव्स लिए हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ें सर से जानेंगे, बट लेकिन जो मैंने पहले ही कहा कि सर के निजी पर्सनालिटी के बारे में जानना है, ये हमारा पॉडकास्ट इसके ऊपर है कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हमें कुछ ऐसी सीख दे, हमारे ऑडियंस को कुछ ऐसी सीख दे कि हम इंस्पायर हो सके। सर, आपके अर्ली लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे, वहीं से शुरू करते हैं। आपका जन्म कहाँ हुआ, सराउंडिंग्स कैसे थे? बहुत छोटा सा शहर था बोकारो। बोकारो का नाम एक्चुअली पड़ा, रशिया का एक शहर था बुखारा, उसके वहाँ से।
ठीक है। उन्होंने रशिया और इंडिया का जब जॉइंट वेंचर हुआ कि एक प्लांट लगाना है, और झारखंड और बिहार था उस टाइम पे, तो बिहार तो नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब पूरा भंडार है, तो उन्होंने वहाँ प्लांट लगाना था लोहे का उसका। तो मेरे फादर और मेरी फैमिली एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस में थी, तो फादर 1965 में 65 और 67 के आसपास वहाँ पे गए। मतलब मेरी पूरी फैमिली थी, मेरे पापा थे, मेरे अंकल्स थे, मेरे दादाजी थे। सो हमने वहाँ पे काम शुरू किया, और पापा के कज़न्स वगैरह भी थे, काफ़ी बड़ा वहाँ पे सेटअप था। तो मेरा जन्म 1971 में वहाँ पे हुआ, बोकारो में। बहुत छोटा शहर, शायद वहाँ मज़े की बात बताऊँ तो वहाँ पे ट्रेन नहीं आती थी। अच्छा। ठीक है, हमें धनबाद जाना पड़ता, धनबाद से बस उस टाइम 1.5 घंटा लगता था, क्योंकि सिंगल रोड थी, टूटी फूटी रोड। तो उस टाइम एम्बेसडर गाड़ियाँ हमारे पास होती थी 4, तो सबके लिए एम्बेसडर गाड़ी एक बहुत बड़ा वरदान थी कि किंग होता था। किंग होता था। 4 थी हमारे पास, ठीक है। तो चाचा के लिए, सबके लिए अलग अलग 3-4 हमारी फैक्ट्रीज थी वहाँ पे। तो वहाँ पे हमने शुरू किया किस चीज़ का काम था सर? कंस्ट्रक्शन का। सी स्ट्रक्चर, जैसे प्लांट्स बनते हैं तो सी स्ट्रक्चर बनता है, चिमनीज बनती हैं, पाइपलाइंस होती हैं, बनती हैं, तो वो हमारा कंस्ट्रक्शन का काम था। सी स्ट्रक्चर का, सिविल वर्क नहीं था, सी स्ट्रक्चर का था। जैसे मैं रामगढ़िया सरदार हूँ, तो रामगढ़ियों के तो खून में टेक्निकल चीज़ें होती हैं। तो इंजीनियर शायद उनमें से कम थे, लेकिन सारे टेक्निकल थे, उनको पता था कि वो क्या बना रहे हैं। ठीक है, और बहुत काम किया। मतलब आई वुड से कि 15-25 साल हम वहाँ पे रहे। 1985 से लेके 1992 तक हम वहाँ पे रहे। ठीक है, 84 राइड्स हुए, जो कि बहुत डिज़ास्टर था। 84 राइड्स के बाद जब मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया 1996 में, हमने नया घर बनाया दिल्ली में, तब से मैं 1986 से मैं दिल्ली में हूँ। उससे पहले मेरा अब ये लेके चलो ऑलमोस्ट आई से 15-16 साल, मतलब मैं वहीं पे रहा और वहीं पे सीखा। ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी। ठीक है, स्कूलिंग सर वहीं पे हुआ? सारी स्कूलिंग वहीं पे हुई। मतलब इतना छोटा शहर था कि यहाँ पे शायद आइसक्रीम भी नहीं मिलती थी। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे पापा हमें धनबाद झरिया उधर लेके जाते थे, तो हम बैंक मोड़ एक जगह थी, तो वहाँ पे आइसक्रीम मिला करती थी, सॉफ्टी। तो उन्होंने पहली बार मुझे वहाँ खिलाई। इतना छोटा शहर था, और छोटे शहर की छोटी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। कपड़े लेने हैं तो शायद मिलते थे, रांची जाते थे या कहीं जाते थे, शॉपिंग किया करते थे। बोकारो बहुत छोटा शहर था, बट धीरे धीरे टाइम के साथ जैसे जैसे प्लांट डेवलप हुआ, तो साथ साथ शहर भी डेवलप भी हो गया। तो वहीं पे रहे, वहीं पे खेले। और उसके बाद में सर कुछ कैसा आप बताएंगे स्कूल का? स्कूल बहुत अच्छा था, मैंने डीएवी से किया स्कूलिंग, और बहुत अच्छा रहा। मेरी ज़िंदगी की बहुत यादें हैं उस स्कूल के साथ, और मैं रियूनियन में भी गया था अभी, और वो बड़ी अच्छी रही यादें, और बहुत अच्छा था। मेरा स्कूल बहुत अच्छा था। हमें गेम्स वगैरह खेलने का बहुत शौक़ था। क्रिकेट हमेशा हमारा फेवरेट सब्जेक्ट वो रहा, स्पोर्ट्स रहा, फुटबॉल सारा हमने खेला। स्कूल पढ़ाई तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मैं कभी भी एक अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा। वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, क्योंकि पढ़ाई पे शायद इतना ध्यान नहीं दिया कभी। उस टाइम भी पढ़ाई में ध्यान आया मेरा दिल्ली आने के बाद, कॉलेज टाइम पे। हाँ नहीं, जब मैं 9th में दिल्ली आया, तब मुझे थोड़ा समझ में आया कि हाँ भाई लाइफ में पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि चैलेंजेस शुरू हो गए थे लाइफ में। उससे पहले चैलेंज नहीं था। अब जिसके पास बोकारो में 4 गाड़ियाँ हों, तो उसका बाप की क्या सिचुएशन होगी सबको पता है। वो भी एम्बेसडर। मतलब सिचुएशन ये थी कि जो आज बाद में कई ऐसे चीफ मिनिस्टर हुए, जैसे बिंदेश्वरी दुबे हमारे पिताजी के यूनियन के लीडर हुआ करते थे, बाद में चीफ मिनिस्टर बने। ठीक है, और भी कई थे जो मेरे पिताजी को जाना करते। तो इलेक्शन होता था, गाड़ियाँ हमारे पिताजी से आके ले आते थे कि सरदार जी अपनी गाड़ी दे दो, वो भी 3-4 कि हमें चाहिए, जीप दे दो, हमें ये दे दो। तो मैंने वो सब समा देखा है। जब मेरे पापा वहाँ गुरुद्वारे के प्रेसिडेंट थे, और जितने भी बिहार में जितने गुरुद्वारे थे सबको मतलब वो रिप्रेजेंट करते थे। पटना साहिब गुरुद्वारा वॉज द मेन, और वहीं से सारे गुरुद्वारे हैंडल होते थे। पापा उनके भी प्रेसिडेंट एक टाइम पे रहे। जब 84 राइट्स हुए तो पापा को लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन पापा तो थे नहीं। पापा तो हमारे उस वक्त रौड़किला उड़ीसा में थे, हम लोग वहाँ पे थे।
तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था कि 3-3 फैक्ट्रियाँ थी और सबको लूट लिया, और उस टाइम पे फिर हमारी फैमिली को बहुत धक्का लगा उस शहर से। तो फिर हम दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। तो उसके बाद पापा चाहते थे कि हम मतलब सेफ़ रहें, हर आदमी चाहता है उसकी फैमिली सेफ़ रहे। तो सब लोग धीरे धीरे करके दिया, तो 92 के आसपास हमने सारा वाइंड अप कर दिया था वहाँ से, 92-93 में। तो उसके बाद दिल्ली आ गए। दिल्ली में मैं 9 से मैंने पढ़ना शुरू किया। बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा, लेकिन दिल्ली में आके मैं सीरियस हो गया क्योंकि लाइफ के चैलेंजेस शुरू हो गए थे। हमारी फैमिली ने शायद पहली बार गुर्बत देखी थी, गरीबी, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरे फादर के पास शायद इतने पैसे नहीं थे कि मुझे एक पब्लिक स्कूल में पढ़ा सकें। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, उसकी फ़ीस 12 रुपये हुआ करती थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी बहन कई बार मेरी फ़ीस जमा कर देती थी, ठीक है। और बड़ा अजीब सा उस टाइम सिचुएशन थी। मेरे फादर फैक्ट्री को रिवाइव करने की काफ़ी कोशिश करते रहे 5-7 साल। 85 के बाद 5-7 साल उन्होंने काफ़ी रिवाइव करने की कोशिश करी, लेकिन वो हो नहीं पाया। देन ही केम बैक टू दिल्ली, और दिल्ली में हमने शुरू किया। लेकिन जब मैं 1995 की बात है, जब तक मैं 1991-92 की बात है, जब मैंने 12th कर लिया, तो मैंने इतना समझ लिया कि मुझे ही कुछ करना चाहिए और मुझे अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए। पहली बार मैं सीरियस तब उस टाइम हुआ था, और तब से लेके आज तक मैं काम ही करता रहा तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो 12th के बाद से मैंने अपनी जॉब वगैरह शुरू कर दी। आई एम थैंकफुल टू माई सिस्टर, जिसने मेरे को उस टाइम बहुत सपोर्ट किया, मेरी बड़ी सिस्टर। और मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स में मैं आया। अच्छा, मेरे अंदर एक और प्रॉब्लम थी कि कोई मुझे चीज़ के लिए मना करता था, मैं उसको ज़रूर करता था। ये प्रॉब्लम मेरे साथ शुरू से रही है कि मुझे अभी भी बोल देना कि यार ये छोड़ दे, तू इसको मत कर, मैं इसको ज़रूर करूँगा। तो मैं जब कंप्यूटर में आया तो उस टाइम राजीव गांधी और सब सारे थे, तो कंप्यूटर उस टाइम शुरू हुआ था। मतलब एक पीसी जो फ्लॉपी वाला था ना, 2.5 लाख रुपए का होता था। हमने तो 2.5 लाख रुपए खरीदा का। था। आज लैपटॉप 50,000 में मिल जाता है। 2.5 लाख का था। 2.5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मारुति 800 40,000 रुपये की थी। आज मारुति मिनिमम ऑल्टो 3.5-4 लाख रुपए की है, और कंप्यूटर 30,000 रुपये का, 25,000 रुपये का। सेकेंड हैंड लेने जाओ तो शायद 5,000 का भी मिल जाए। तो ये रिवर्स थी। तो कंप्यूटर उस टाइम पे एक लग्जरी आइटम मानी जाती थी। तो मेरे दोस्त थे, उन्होंने वो एक कंप्यूटर वहाँ पे एक प्लस कंप्यूटर करके हुआ करती थी, तो उसमें एक हार्डवेयर इंजीनियर थे। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा यार बलजीत, तू मेरे को ये बता कि मैं हार्डवेयर करूँ या सॉफ्टवेयर। कहता कंप्यूटर तू करेगा? मैं क्यों, ऐसा क्या हुआ कि मैं नहीं कर सकता? कह रहा यार छोड़, तू कॉमर्स का स्टूडेंट है, तू कहाँ, छोड़। मैं कभी भी अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा था एक्चुअली, एक नॉर्मल स्टूडेंट। और ठीक है, 12th और मैं 10th में अच्छे नंबर ठीक ठाक आए थे, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था कि मैं 90s या 80s में, मतलब 80% या 90% में लेके आया। बट उस टाइम 60-70% भी अच्छे ठीक माने जाते थे। फर्स्ट क्लास में माने थे, फर्स्ट क्लास में चलो बच्चा पास हुआ, वो ठीक ठाक थे मेरे पास। तो मैंने कहा ऐसा क्या है कि जो नहीं कहता सॉफ्टवेयर तो तू नहीं कर पाएगा, हार्डवेयर फिर भी एक बार तू ट्राई मार ले, शायद तू कर ले। मैंने कहा अच्छा, तो मैं देखता हूँ कि भाई कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं मैं करूँगा, एंड आई डिसाइडेड। और मेरी सिस्टर ने मुझे कुछ बताया कि तू खाली है अभी 12th के बाद, तो कम से कम ये कंप्यूटर कोर्स का तू भर दे। उस टाइम कंप्यूटर चलाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कंप्यूटर ना, ये इस तरह विंडोज़ नहीं आई थी उस टाइम पे, वो कमांड से चलती थी। आप सपोज करो कि आपको आज मोबाइल दे दिया जाए कि आपको एक फ़ोन नंबर डायल करना और उसके लिए आपको एक प्रोग्राम मोबाइल पे टाइप करके लिखना पड़े, तो एक टास्क करने के लिए ना बहुत बड़ा चैलेंज था। और बड़े प्रोग्राम्स हुआ करते, बेसिक, कोबोल और ये सारी लैंग्वेजेस थी। तो 2 साल का कोर्स था, इंजीनियरिंग डिप्लोमा था। तो मैं कॉमर्स स्टूडेंट रहा, लेकिन फिर भी मैंने उसको एक्सेप्ट किया। तो मैंने कहा नहीं मैं तो करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने डिसाइड किया, एंड शी पेड मी लेट्स से समवेयर अराउंड 10,000 रुपीज़। टोटल कॉस्ट थी कोर्स की करीबन 24,000 रुपये। उसने कहा देख मैंने शुरुआत कर दी है, बट अब तू बाकी खर्चा तो खुद देख लियो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब तू इतना कर रही है तो मेरे लिए भी एक वो हो गया, चैलेंज ही हो गया कि मुझे बाकी की ज़िंदगी
अपनी लड़ाई खुद ही करनी है। फैमिली से मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि मैं अपने फादर को कैसे बोलूँ कि मुझे एक 2.5 लाख का कंप्यूटर ले दो, कि हम ऑलरेडी कई चीज़ों के लिए मोहताज हो रहे थे। तो बेस्ट पार्ट था कि हमारे पास घर था, ठीक है, गाड़ी भी नहीं थी, सब कुछ छोड़ आए थे वहाँ पे। तो उसके बाद ये शुरू हुआ और मेरे को पहली जॉब पार्ट टाइम जॉब मिली, पहली जॉब मिली, और वो मैंने ढूंढी जब मैंने 4 महीने 5 महीने कोर्स कर लिया और दीदी के पैसे ख़त्म हो गए, ठीक है। तो मैंने पहली जॉब, मैंने कहा यार अब तो चलाना तो आता ही है, बाकी देखते हैं क्या होता है, कहने तो कॉन्फिडेंस तो पूरा था। तो ठीक है, जॉब ढूंढी जो क्लासीफाइड में एड्स निकलती, तो वहाँ अच्छा मेरे लिए प्रॉब्लम क्या थी कि मेरी शाम को 4 से 6 क्लास होती थी, तो मैं कोई ऐसा ढूंढ रहा था कि जो आसपास हो और मुझे मतलब वो सुबह के टाइम काम करने को रेडी हो जाए। किस तरह का जॉब ढूंढ रहे थे सर? कंप्यूटर ऑपरेटर हुआ करते थे उस टाइम पे, कि मेरे पास कंप्यूटर है, मेरा कंप्यूटर ऑपरेट कर दे कोई। मैं लाला जी का कंप्यूटर है, लाला जी के पास पैसे हैं, चलाना नहीं आ रहा। चलाना नहीं आता लाला जी को। और लाला जी चाहते हैं मेरी सारी अकाउंटिंग इस पर हो जाए, मेरे सारे पैसे इस पर आ जाएं, और मैं इस पर लेटर भी लिख लूँ, मैं इस पर ये भी कर लूँ। तो मैं वहाँ इंटरव्यू देने पहुँचा, तो गली, वो शालीमार गांव में एक गली हुआ करती थी पीछे गांव में, मतलब गली थी, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया। आई जस्ट वेंट इनसाइड एंड घुस रहा था, तो 4-5 दुकान पहले मेरे पास मेरा एक पड़ोसी मिल गया, उसका मसाले का काम था वहाँ पे। तो कहा तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा मैं तो ऐसे ही ज़रा मिलने आए थे, यहाँ पे कोई जॉब निकली है, करा मैं तेरे को ले चलता हूँ अंदर। कुकरेजा जी के यहाँ? मैं कहा हाँ। मैं जी चलो कुकरेजा जी के यहाँ चले। कुकरेजा जी के यहाँ पहुँचे तो कुकरेजा जी मुझे कहते हैं कि यार तू जॉब नहीं कर पाएगा, मेरे पास हमारा सैलरी बड़ी कम है। मैं जी कितनी है? कहते मैं दूंगा 1100 रुपये। मैं कहा जी मुझे तो पार्ट टाइम चाहिए थी, तो फिर दूंगा, कहता 300 रुपये। मैं कहा 300 दे दो, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। तो कह रहा ठीक है 9 से आए ना। मैं कहा नहीं जी मैं 10 बजे आऊँगा रात को, सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक करूँगा, फिर मैं चला जाऊँगा। तो वो मैंने 2 महीने की, मतलब ऐसे ही। फिर उसने मुझे कहा कि यार तू तो 1 घंटे का काम होता, बाकी तू खाली बैठा रहता, तो तू किस टाइप से मेरी प्रॉब्लम समझी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसने मेरे को समझा, और मैंने उससे रिक्वेस्ट करी कि अगर आप मुझे सुबह 8 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक काम करने का मौका दे दो, तो मैं आपके बहुत सारे काम निपटा सकता हूँ, और मुझे सैलरी चाहिए उसके अंदर 500 रुपये मेरी बढ़ा दो आप। ही एग्रीज। उनकी वाइफ ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करती थी नीरजा मैम। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम एक काम करो, तुम मेरा बैंकिंग सारा संभाल लो, क्योंकि उस टाइम ना चेक्स पूरे इतने सारे होते थे, भर के लाने पड़ते थे, मेंटेन करना पड़ता था। पूरे चेक्स भरो। फिर 3 बैंकें थी, एक पंजाबी बाग और एक इधर जाके दे के आने पड़ते। पहले मैं बस पे जाता रहा 3-4 दिन, वो 2 बजे 2:30 बजे थका रहा पहुँचता था, तो कहते थे वे गर्मी में, तो मैं कहते फिर उन्होंने मुझे स्कूटर दिया। पहली बार स्कूटर मेरे हाथ में आया। फिर तो सवेरे मैं सबसे पहले मैं 8 बजे ना मैं पहुँच जाता था, और 8 बजे से लेके 10 बजे तक मैं पहले अपनी पूरी पढ़ाई की प्रैक्टिस कर लेता था, जो मैं कोर्स की कर रहा था, क्योंकि कंप्यूटर लेने की औकात हमारी थी नहीं उस टाइम पर। तो उसके कंप्यूटर पे मैंने खूब अच्छी प्रैक्टिस करी 8 बजे से लेके 10 बजे तक। फिर 10 बजे से लेके 3 बजे तक उसके लिए काम करता था। मैं 10 बजे मैं सुबह स्कूटर लेके, जैसे सारे आए थे तो स्कूटर लेके मैं बैंक चला गया। 12 बजे तक बैंक से निपटा के आया, और सारी फिर एंट्रीज मैंने जितने बिल विल पड़े हैं सब कुछ एंट्री करने के बाद 2 बजे तक मैं फ्री हुआ। 2 बजे मैं लंच करता था, 2 से लेकर 2:30 बजे तक। 2:30 बजे मैं चाय पीता था, और बाकी का और भी कुछ काम है नहीं तो नमस्ते कह के 3 बजे अपना बैग उठाया, और बस से मैं DTC की बस होती थी, और वो पकड़ के फिर मैं अपने इंस्टीट्यूट पहुँचता था। फिर वहाँ से मैं 4 से 6 क्लास करता था, 6 बजे वहाँ जाके फिर उसका 2 ट्यूशन पढ़ाता था, तो 600 रुपये में होते थे। तो 1200 रुपये मेरी फीस हुआ करती थी। 1200 रुपये मेरी, जो मेरी सिस्टर ने तो पैसे दे दिए, तो 1200 रुपये मुझे और फीस देनी थी मंथली। हाँ, मंथली पूरा करने के लिए 12 महीने देनी थी मुझे। 14,000 रुपये जो नेक्स्ट थे वो मुझे पे करने थे। तो मेरे हाथ में बच के 250 रुपये बचते थे मेरे हाथ में। मैं उसमें भी खुश था, क्योंकि उस टाइम दिल्ली के स्टूडेंट का पास 12.5 रुपये का बनता था। 12.5 रुपये में आप किसी भी DTC बस में कहीं भी चढ़ जाओ।
तो वो हमने जुगाड़ करके बना लिया था। सत्यवती कॉलेज में हमारे दोस्त हुआ करते थे, वो यूनियन लीडर हुआ करते थे, तो उन्होंने स्टाम्प मेरे डीटीसी के फॉर्म पे लगा दी, मैंने 1 साल का पास बना लिया, तो उसी में हम घूम लिया करते थे किसी भी डीटीसी बस में। तो वो साल रहे। तो जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ मैंने वहाँ नौकरी छोड़ दी। तो बहुत ही आग बबूला हो गया, ये क्या मतलब हुआ। ये मैं कहा साहब देखो मेरे को ना पापा के साथ ज्वाइन करना है बिजनेस, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो मुझे दुख हुआ उनको झूठ बोलते हुए, लेकिन मैंने बोला और फिर मैं वहाँ से बाहर आ गया। तो पहली जॉब थी मेरी जो वहाँ पे मैंने किया। तो इस हाउ दिस जर्नी स्टार्ट्स। एंड उसके बाद मैं एक दूसरी कंपनी में आया जो कि मॉनिटर बनाया करती थी, मेरे दोस्त उसमें जॉब किया करते थे। दिस हाउ वहाँ से मैं आईटी इंडस्ट्री में घुसा। सर मतलब इनिशियल डेज में जो मिस हैपनिंग्स हुआ उसके आपको पूरा बसाया फैमिली को छोड़ के शिफ्ट करना पड़ा, और उसके बाद यहाँ से फिर जीरो से स्क्रैच से शुरू करना आपके ऊपर इस एज में ही जिम्मेदारी आ गई, अचानक से आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फेल्ट आउट हो गया, और इस दौरान सिस्टर का आपको सपोर्ट करना। तो पूरे इस दौर में आपका कौन से ऐसे मतलब आसपास में आपके सिबलिंग्स या आपके पेरेंट्स किसको आप आइडियल मानेंगे जिन्होंने आपको हमेशा भरोसा दिया? ऑलवेज माई सिस्टर, माई मदर के साथ मैं हमेशा रहा। मतलब क्योंकि पापा मेरे बाहर रहते थे, तो मैं, मेरी सिस्टर और मेरी माँ हम साथ रहते थे। तो मेरी कहते ना कि इंसान की लाइफ में सक्सेस के पीछे किसी लेडी का हाथ होता है, तो मेरी सक्सेस के पीछे शायद 3-4 लेडीज़ हैं। सो इफ़ यू नीड मोर सक्सेस यू नीड मोर लेडीज़। नो, सो मेरी बड़ी सिस्टर का मेरी करियर में बहुत बड़ा हाथ रहा, ठीक है। और मेरी जो मेरे से सभी बड़े हैं मुझसे, मैं सबसे छोटा हूँ घर में, तो मेरी जो छोटी सिस्टर है उसका भी बड़ा साथ रहा कि उसने मतलब उस एब्सेंस में, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी उस टाइम पे, तो जो भी मेरे लिए खाना बनाना, स्कूल के सवेरे जाना आना, सारी चीज़ें उसने मतलब टेक केयर करी। मॉरल सपोर्ट भी रहा उसका, आज भी है। मतलब ये उस टाइम नहीं था, आज भी है। मतलब भगवान की बहुत वो है कि मेरा उसका आज भी बहुत अच्छा है। उसका भी एक बैड फेस था, मेरा भी, तो हमेशा मेरे साथ रही। और मेरी माँ का हमेशा मेरे साथ रहा। तो ये 3 का रहा। अब मेरी बेटी का जैसे मेरे साथ है, तो ये बहुत अच्छा रहा मेरे साथ। और कंटिन्यूस मेरे रिलेशनशिप हमेशा इनके साथ ठीक ही रहे, कभी ऐसा कभी वो हुआ नहीं। डिफरेंसेस हो सकते हैं व्यूज़ में, बट एज सच इन हार्ट ऐसी कोई बैड फीलिंग कभी किसी के लिए रही ना, कभी हमारे साथ हुआ ऐसा। तो ये बहुत बड़ा साथ रहा। फादर मेरे बाहर ही रहते थे, और मुझे इस बात का रिग्रेट है कि मैं अच्छा टाइम उनके साथ नहीं बिता पाया। कि वंस ही केम बैक 1992, फिर वो पठानकोट चले गए, उनको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, एंड देन ही जस्ट केम बैक फ्रॉम देयर। उनको कैंसर हो गया था, एंड फिर वो ज़्यादा टाइम वो रहे नहीं, एक्चुअली 4 साल। सो 1997 आई वॉज जस्ट 26 ईयर्स ओल्ड, वो एक्सपायर हो गए थे। तो मेरे को ज़्यादा टाइम मिला नहीं एक्चुअली उनके साथ, बट उसका रिग्रेट है मुझे बहुत ज़्यादा। तो बट सर आप 26 ईयर्स के थे, तो घर में सबसे छोटा भी होना, और सिस्टर्स हैं, तो कैसे पूरी मतलब चीज़ों को बैलेंस? सिस्टर्स की शादी हो गई थी। अच्छा। 1992 में आई, 92-93 में उसकी शादी हो गई थी। तो फिर मैं और मेरी माँ ही थे, पापा तो बाहर रहते थे। भाई भी, दोनों भाई थे। एक भाई था वो उसका अपना बिजनेस था, और दूसरा भाई था वो पापा के साथ ही था। देन माई ब्रदर ऑल्सो केम हेयर, माई फादर ऑल्सो वॉज हेयर, एंड दे ट्राई टू वर्क आउट इन द पठानकोट प्रोजेक्ट। वो सारे एक साथ थे। तो मैं कभी भी फैमिली बिजनेस में घुसा नहीं, तो मेरे को सूट ही नहीं करता था। तो मेरे फादर ने भी हमेशा मुझे इस बात का सपोर्ट किया, कहते रहना है, खाना पीना सब कुछ करो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। उन्होंने पूरी आज़ादी दी मुझे इस बारे में, उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला मुझे। मतलब मैं आई एम रियली थैंकफुल टू दैट कि उन्होंने कभी मुझे नहीं टोका। नॉटी थे सर आप बचपन में? और वो तो शुरू से रहा, अभी भी। हाँ, उन्होंने कभी नहीं रोका मुझे, बट मैं रिस्पॉन्सिबल रहा हमेशा। पिटाई भी हुई होगी सर ऐसा? कभी नहीं। मेरे फादर ने आज तक मेरे पे कभी हमें ना कभी डांटा, ना कभी वो तरह का मौका ही नहीं दिया। माँ बाप वैसे डांटते हैं कि लेट आए हो, ये किया वो किया, तो बाकी अदरवाइज कभी भी ऐसा कोई मौका नहीं है कि उन्होंने कभी हमें मतलब फिजिकली कभी भी थप्पड़ भी मारा हो। आज तक मुझे नहीं याद, मुझे नहीं याद। सर स्टार्टिंग की जो डेज रहे थे, हम कह सकते हैं कि बहुत मिक्सअप रहा आपके लिए, बल्कि कांस्टेंट नहीं रहा। 26 साल के एज में आपने अपने पापा को खो दिया, जिसका आपको रिग्रेट है कि आपने टाइम स्पेंड नहीं किया, बट फिर भी आप हमेशा से एक विजन लेके चले हो। जो आपने कहा कि जो चीज़ लोग मना करते थे आप उसको करना चाह रहे थे, तो एक क्यूरियोसिटी रहती थी आपको।
कॉमर्स करके कंप्यूटर का जॉब किया, फिर बाद में मॉनिटर की कंपनी को आपने ज्वाइन किया। हाँ, वो भी एक बड़ा अजीब सा, मैं भी लाइफ में सोचता हूँ कि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था, मैंने सॉफ्टवेयर सीखा क्योंकि मुझे मना किया गया था। ठीक है, जिद्दी थे सर आप। जिद्दी था तो हाँ ठीक है, मैंने सीखा सॉफ्टवेयर, मुझे बहुत अच्छी तरह आता था और मैं एक अच्छा स्टूडेंट रहा सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो मुझे मना किया गया था कि ये तू नहीं सीख पाएगा। तो सेल्फ लर्निंग रहा सर आप। हाँ, और मैं थैंकफुल हूँ गॉड का कि सॉफ्टवेयर ने मुझे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाया। सॉफ्टवेयर ने मुझे ये सिखाया कि हर चीज़ का एक फ्लो होता है। ठीक है, प्रॉब्लम्स का भी एक फ्लो होता है, अच्छी चीज़ों का भी फ्लो है। प्रोग्राम लिखा जाता है ना, जी। प्रोग्राम क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो एक टास्क को परफॉर्म करती है। तो प्रॉब्लम अगर आपको परफॉर्म हुई है तो उसको एनालाइज करो कि प्रॉब्लम कहाँ है, डीबग करो। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा रहा। कॉमर्स का स्टूडेंट होते हुए सॉफ्टवेयर सीखा, सॉफ्टवेयर से मैंने डीबग किया लाइफ को कि हमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई, और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। तो कोई बिगेस्ट चैलेंज जो आपको हमेशा एक चैलेंज लगता था बट आपने उसको ओवरकम किया अपने विजन से, अपने सोच से, वो क्या वैसे चैलेंज था उस टाइम? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब डिमांड क्रिएट करनी है, वो क्रिएट कहाँ से होगी वो समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिक चीज़ों को कि आपके पास कुछ चीज़ है और उसकी आपको डिमांड क्रिएट करनी है, तो आपका ख़रीदार कौन होगा, तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम है। तो उसको ट्रिगर कहाँ से करना है, ठीक है, तो ट्रिगर भी एक प्रॉब्लम है। तो विच वन यू नीड टू डू फर्स्ट, और ये साइमल्टेनियसली तीनों एक साथ होंगी। ये तीनों समझना मुझे सॉफ्टवेयर से समझ में आया है कि आपको करना क्या है एक्चुअली, हाउ यू नीड टू स्टार्ट द थिंग्स। सो ये मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा रहा, चाहे कुछ भी हो। मैंने हमेशा ऐसी कंपनियों के साथ काम किया जिनके साथ चैलेंजेस शुरू से रहे। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं एक मॉनिटर कंपनी से था, बहुत ही छोटी कंपनी स्टार्ट हुई थी, इंडियन कंपनी। माइक्रोटेक लीडर था, आज भी शायद यूपीएस में ना? हाँ, यूपीएस में नहीं, तो यही मैं आपको बता दूं, माइक्रोटेक मॉनिटर बनाया करता था। ओके। नंबर 1 कंपनी, जैसे आज सैमसंग है या आप किसी का भी नाम ले लो, माइक्रोटेक वाज लीडर। ट्रकों के ट्रक टेरी फैक्ट्री से बन के निकलते थे, परमाणु फैक्ट्री थी। माइक्रोटेक वाज लीडर, मतलब मॉनिटर बोले तो माइक्रोटेक, इसके अलावा कुछ लगता नहीं था वहाँ पे। ठीक है, तो मैं उसके कंपटीशन, बहुत छोटे से कंपटीशन उसके पास था, जॉब करता था। 5 मॉनिटर बेच दो तो रोज़ पार्टी हो जा करती थी हमारे में। ये हालात थे देश के। अब हमने वहाँ बेचना शुरू किया, जो धीरे धीरे करके वहाँ प्रॉब्लम्स आई। तो मैं 2 साल रहा उस कंपनी में, और 2 साल मैंने ठीक ठाक बिजनेस किया। उसके बाद मैं थोड़े दिन के लिए माइक्रोटेक भी गया। ठीक है, तो बहुत बड़ी कंपनी, मुझे लगा मैं गुम हो जाऊँगा, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा वहाँ पे, मैं छोड़ के आ गया। मेरे लिए चले था कि मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं कर, सेम थिंग मेरे साथ एमडी के टाइम पे हुई थी। मुझे समझ में नहीं आया कि वो करना क्या है वहाँ पे, कुछ कर ही नहीं पा रहा, मैं छोड़ के आ गया। 5 स्टार होटल में ऑफिस, बढ़िया नौकरी, 2-2.5 लाख रुपए सैलरी, बट फिर भी आपको करने को कुछ नहीं मिल रहा था। आप करोगे क्या? एमडी तो कंपनी लोगों का ड्रीम होता है। मेरे को एमडी का भी एक बहुत स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा कि एमडी मुझे 2 बार ऑफर हुआ, मैंने 2 बार मना किया। बाद में मैं एटीआई में जॉब करता था, तो उन्होंने एटीआई को खरीद लिया, तो दहेज में हम साथ में एमडी में चले। ठीक है, और मैंने कहा यार मैंने ज्वाइन नहीं कर रहा था तुमको, फिर तुमने कंपनी खरीद ली मेरे लिए। तो मैं उनको ये बोलता था। आपकी डेस्टिनी सर ऐसे चलती रही है ना? ऐसे हाँ, मतलब तो मैंने 2 बार एमडी मेरे को ऑफर हुआ, मैंने मना किया कि मुझे नहीं करनी, और मतलब ऑफर लेटर तक मेरे पास आ गया था, मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। एक बार लॉजिटेक में भी ऐसे हुआ, ऑफर लेटर आ गया, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो एएमडी में मुझे 2 बार ऑफर किया। उस टाइम हुआ करते थे हमारे, मैं नाम भूल गया उनका, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया था, यहाँ चिंटल हाउस में उनका ऑफिस था, फॉरगॉट हिज नेम, सॉरी। सो उन्होंने ऑफर किया था नॉर्थ इंडिया में, आप देख लो, ये कर लो। मैं आसूस में था उस टाइम पे, मैं नेवर जॉइन। सब कहते यार एमडी तुमने ठुकरा दी। मैं कहा यार मुझे समझ में नहीं आया कि मैं करूँगा क्या वहाँ पे। सो मैं आसूस में था, ठीक था। तो मेरे को हमेशा जो कंपनियाँ मिली वो चैलेंजिंग ही मिली, और चैलेंजेस करने में मुझे मज़ा आता है, इसलिए मुझे उसमें सर कौन पीसी डिवीजन लैपटॉप? जब आसूस मैंने ज्वाइन किया 2002 की बात है ये,
अगेन चैलेंजिंग कंपनी। आसूस के शायद 500 मदरबोर्ड बिका करते थे महीने के। कंपोनेंट बिजनेस आप देख रहे थे? हाँ, तो लैपटॉप का तो नाम ही नहीं था हिंदुस्तान शुरू ही में, नहीं हुआ था उससे। बिल्कुल नहीं था। तो बहुत कम लोगों को बताया कि आसूस का पहला ऑफिस जो खुला था वो नेताजी सुभाष प्लेस में था। तो वहाँ से आसूस शुरू हुई 500 मदरबोर्ड अ मंथ से लेके, मतलब 500 मदरबोर्ड या 5 डिस्ट्रीब्यूटर का मिला के बता रहा हूँ आपको जो परचेज था। उस टाइम डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे न्यूट्रिक, राशि, आदित्य इन्फोटेक एंड जीटा टेक्नोलॉजीज और एक ईसिस, ये मिला के थे 520 नाम के लिए 5 डिस्ट्रीब्यूटर। और लेकिन सारे बड़े हैं डिस्ट्रीब्यूटर, सारे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे, बट हुआ नहीं। तो चैलेंजेस आए, हम लोगों ने किए। और जब हमने छोड़ा था, हम 4 लोगों की टीम थी, जब हमने छोड़ा तो उस टाइम आसूस बेचता था 78,000 पर मंथ। तो बढ़ गया सर? बहुत ज़्यादा 2 साल में। तो भी शुरुआत रही, प्रॉब्लम कहाँ से ट्रिगर होना है वो ट्रिगर हमने किया और वो पहुँचा। सेम सिचुएशन रही हमारी सैमटल में। जब मैंने सैमटल ज्वाइन किया था, सैमटल जैसे मैंने कहा ना, मॉनिटर बोल लेता हूँ, माइक्रोटेक कुछ बिकता ही नहीं था। मतलब कोई लेने को गाड़ी बोले तो मारुति, जैसे आज मुझे रेनो डस्टर बेचनी है या रेनो की कोई गाड़ी बेचनी है, या मैं किया नया लॉन्च किया और मुझे मारुति से ज़्यादा बेचनी है, मारुति के बराबर बेचनी है, तो मैं कैसे बेचूँ? बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज था। बट तो मैंने कहा चलो चैलेंज ले ही लिया। तो मैं आसूस के टाइम में याद है कि सब ने कहा कि यार तुमने सैम्पल तो अच्छा चला लिया, अच्छी बड़ी लाइफ चल रही थी, तुमने छोड़ क्यों दिया? मैं कहा नहीं, वो मैं विंट्रॉन चला गया था उस टाइम पे। तो उसके बाद मैं आसूस में जब गया तो विंट्रॉन में भी हमने मदरबोर्ड हमने वहाँ पे अच्छा बेचा, बहुत अच्छा बेचा। हिंदुस्तान की शायद सबसे ज़्यादा सेल मदरबोर्ड की विंट्रॉन ही मैन्युफैक्चर किया करता था और हमने बेचा। विंट्रॉन की उस टाइम पे 2 मशीनें हुआ करती थी, एक पूरे हिंदुस्तान के लिए चलती थी और एक दिल्ली ब्रांच के लिए चलती थी। तो दिल्ली की ब्रांच मैं देखता था। 12,000 मदरबोर्ड दिल्ली में बेचना उस टाइम पे एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उस टाइम विंट्रॉन की आई थिंक सेल रही थी करीबन 125 करोड़, जिसमें से 35 से 40 करोड़ रुपया दिल्ली ने कंट्रीब्यूट किया था सेल्स में। तो उस समय से मेजर बायर्स कौन होते थे मदरबोर्ड्स वगैरह के? नेरोप्लेस, पूरा नेरोप्लेस होता retail था। में? ये तो अभी डेस्कटॉप चलो थोड़ा डिक्लाइन हो गया ड्यू टू रिफर्बरेशन और थिंग, बट डेस्कटॉप पीक पे था, खूब बिकता था। इतना बिकता था कि ट्रकों के ट्रक मॉनिटर और ये सब आया करते थे डेली। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है कि डेली के 300-400 बोर्ड बना करते थे और मेरे 10 डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे दिल्ली में। सबको मैं इकट्ठा नहीं दिया करता था, 20-20, 30-30 दिया करता था। स्ट्रैटेजी का हिस्सा था कि इतना दो कि कल दोबारा आए। अच्छा। और हमारे पीछे लगा रहे, तो हम उनको उतना ही देते थे कि अगले दिन बेच ले। उससे प्राइस तोड़ता नहीं था। जिसने कुछ प्राइस का गड़बड़ किया उसको अगले दिन मत दो कि यार आज है नहीं, कल देंगे तेरे को। तो वो स्ट्रेटजी का हिस्सा। तो 12,000 मदरबोर्ड बेचना आसान नहीं था, तो मदरबोर्ड पे हमारा अच्छा था। तो उसी तरह सैमटल का मॉनिटर में था। सैमटल का मॉनिटर उस टाइम पे मतलब महीने के 3,000-4,000 मॉनिटर बेचना, जो कि शायद मुझे लगता है आज भी कोई बड़े ब्रांड वाले में पॉसिबल नहीं होगा। तो उस टाइम हम बेचा करते थे। ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर हुआ करते थे, कलर्ड हुआ करते थे। फिर उस टाइम मतलब उस टाइम के मॉनिटर जब आप पुरानी फिल्म में कोई देखोगे, आप देखोगे तो इतने बड़े बड़े मॉनिटर हुआ करते थे। ये तो बाद में स्लिम आया 1994 या 5 में जब LCD शुरू हुआ तब ये आया। जो पीछे की तरफ ज्यादा स्पेस, बिल्कुल 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 टीवी स्टाइल। टीवी स्टाइल। तो सैमटल उसकी पिक्चर ट्यूब बनाया करता था। तो सैमटल में ही हम वहाँ थे और सैमटल का अच्छा हमने वो बेचा। देन आई लेफ्ट एंड आई जॉइंट विंट्रॉन। विंट्रॉन में मुझे मॉनिटर डिक्लाइन हो रहा था एक्चुअली। तो मदरबोर्ड वाज गोइंग अप, क्योंकि मॉनिटर डिक्लाइन इसलिए हो रहा था कि इंडियन ब्रांड्स स्ट्रगल कर रहे थे। LG, सैमसंग ये सब आ गए थे, हिंदुस्तान भी, सोनी के सब आ गए थे। तो इंडियन जो मेकर्स थे वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे थे। ब्रांड वैल्यू थी ना, इनके पास ब्रांड नहीं था, तो ब्रांड को कैसे कंपेयर तो करें। सर उस समय भी टेक्नोलॉजी का गैप रहता था, बाहर क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है? नहीं, सच ऐसा कुछ नहीं था। सच कभी भी ऐसा कुछ नहीं था कि इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आसूस के बाद मैंने ATI ज्वाइन करी। वो सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज, ग्राफिक कार्ड किसी को समझ में नहीं आया क्यों चाहिए। अरे वीरेंद्र जी क्या बात कर रहे हो, ये तो अनबोर्ड आ रहा है सारा कुछ, आप अलग से बेच रहे हो, कौन लेगा? 2,000 रुपये का 2,000 रुपये का मदरबोर्ड, 2,000 रुपये ग्राफिक कार्ड, पागल हो गए, कौन लगाएगा? नहीं सर, इससे होता है कोई परफॉर्मेंस नहीं, पिक्चर चलती है ना, बहुत बढ़िया। मतलब उनका इतना होता था कि हाँ पिक्चर चल जाए उसके अंदर, बस उस टाइम पिक्चर चलना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। किसके अंदर?
सीडी चल हुआ करती थी ना, जाए, डीवीडी हाँ, सीडी, वो Entertainment सीडी का चल भी जाए हो गया। एंटरटेनमेंट के लिए। मल्टीमीडिया मतलब वो सीडी चल जाए बस। सीडी पे अगर आपकी पिक्चर चल गई, लैपटॉप पे को मतलब पीसी पे कोई मतलब ही नहीं है भाई किसी को। कई लोग थे उस टाइम, डुप्लीकेट कार्ड्स बेचने का एक बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि लोग दूसरे चिपसेट पे एटीआई का चिपसेट लगा के बेचा करते थे। सॉफ्टवेयर में भी वही नज़र आता था। सबसे पहले मैंने आके वो बंद कराया, और धीरे धीरे करके उनको एटीआई पे जो लोग डुप्लीकेट कार्ड्स बेच रहे थे ना, हमने शुरुआत वहाँ से करी कि पहले डुप्लीकेट कार्ड वालों की लिस्ट बनाओ। कुछ बॉम्बे में थे, कुछ यहाँ थे, वो पार्टनर से नहीं ले रहे थे, किसी चाइनीज वेंडर से ले रहे थे। तो वो सिस का चिपसेट आया करता था, उसके ऊपर रीनेम करके कार्ड लगा के उसके ऊपर वो बेच दिया करते थे। और ग्राफिक कार्ड हमें लगता था हाँ यार ग्राफिक कार्ड मैंने लगा लिया कि 2 मॉनिटर चलाने हैं, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत कम हुआ करती थी। तो ग्राफिक इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री 2003 में हमने शुरू करी वहाँ पे, जिसका फल आज जो बीज तब बोए थे ना, वो आज उसको निकल रहे हैं। ठीक है, मेरा कुलीग ये दीपक गुप्ता जोटेक उस टाइम से वहाँ पे एसोसिएटेड है। जोटेक से तब से है वो? मैं उसको आसूस के टाइम से, मेरा कुलीग था, जूनियर था मेरा, तो हम लोग साथ में काम किया है हमने एक साथ। तो उसके बाद वो एमएसआई गए थे, एमएसआई से वो जोटेक चले गए थे। तब मैं एटीआई में था जब उसने जोटेक ज्वाइन किया था। मतलब ग्राफिक शुरू हुआ जब मार्केट, तो आप लोग ने इस चीज को, हम उस टाइम में घुसे थे, और एटीआई का जो मार्केट शेयर था दैट वाज ओनली 20%। 80% आपका एनवीडिया था। एनवीडिया ही है, एनवीडिया ही बिकता था, आज भी शायद है, लेकिन हमारे लिए चैलेंजिंग था। बट रेवेन्यू हमने कभी कम नहीं आने दिया, अच्छा बेचते थे। आदित्य इन्फोटेक को हमने स्टार्ट किया, और जितने भी ये ग्राफिक इंडस्ट्री के उस टाइम पे हमने जो किए थे, जो आज काफ़ी लोग लेके बैठे हुए हैं, कई ब्रांड आए, जैसे सफ़ायर एक ब्रांड आया था, वो हमने शुरू किया हिंदुस्तान में। टूल एक ब्रांड था, पावर कलर एक ब्रांड था, इनो 3D भी नहीं, इनो 3D नहीं, एक दो और भी ब्रांड थे जिनको हमने शुरू किया। और धीरे धीरे करके एटेक आया। ग्राफिक कार्ड शायद इतना मैच्योर नहीं होता अगर बिटकॉइन ना आया होता। बिटकॉइन ने सर फ्यूल किया है बिटकॉइन ने एक्चुअली इस इंडस्ट्री को किया। तो हम एटीआई में जॉब करते थे, तो हमारा काम तो इंटेल के साथ भी होता था और एएमडी के साथ भी होता था, दोनों के साथ काम करते थे। तो एएमडी के अंदर जो बोर्ड्स आया करते थे वो हमारे एटीआई के हुआ करते थे, और वहाँ पे एटीआई राज करता था। बहुत अच्छा बोर्ड था, बहुत बिकता था। हमारे आसूस, गीगाबाइट, एमएसआई सब बनाया करते थे वो बोर्ड, और बहुत अच्छा बिका था वो। हमारे लिए एक मतलब बड़ा अच्छा था। लोग ग्राफिक इंडस्ट्री को समझने लग गए थे। हमने लोगों को सिखाया कि क्यों डिफरेंस है उस चीज़ को। मैं 4 साल रहा, दैट वाज अ गोल्डन पीरियड ऑफ माय लाइफ। मतलब जहाँ पे मैं ग्राफिक इंडस्ट्री में रहा, काफ़ी कुछ सीखा उससे कि कंप्यूटिंग क्या होती है, जीपीयू क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, अच्छी मेमोरी का क्या रोल होता है, अच्छे जीपीयू का क्या रोल होता है, कोर्स क्या होती हैं, पाइपलाइंस क्या होती हैं, वो सब मैंने वहाँ पे सीखा। वो मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो जितना मैंने एटीआई में सीखा और सैमटल में सीखा, वो मैंने शायद बाकी कंपनियों में इतना नहीं सीखा। ऑब्वियसली सर, ये आपका प्रोफेशनल जर्नी में जो इतने सारे कंपनीज को आपने हेल्प करी इस इंडियन मार्केट में एस्टैब्लिश, कुछ चीज़ों में आपने बताया, ग्राफिक में आपने शुरुआत करी, और तो 2007 या 8 में मैं सॉरी 8 में मैंने एटीआई को, मतलब जब एटीआई एएमडी में मर्ज हो गई थी, तो उसके बाद मैंने छोड़ दी। मैंने कहा कि मेरे करने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैं 4 साल से वही कुछ कर रहा हूँ, और मेरे को ऐसा लग रहा था मुझे जंग लग रहा है। तो फिर मैंने जेटवे ज्वाइन किया था, ताइवान की कंपनी थी, एंड वो भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि हम आसूस और गीगाबाइट के बाद सबसे अच्छे टॉप सेलिंग ब्रांड में थे। काफ़ी टाइम बहुत एग्रेसिव था, बहुत एग्रेसिव। 35,000 बोर्ड महीने का। आसूस 70,000 बेचता था, हम 30-35,000 बेचा करते थे। कम नहीं था, बट ओके, हमने अच्छा बेचा। डिस्ट्रीब्यूटर थे, न्यूट्रिक भी रहा, राशि था, ग्लोबल ने भी अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा काम किया हमने वहाँ पे जेटवे में। देन जॉइंट सिमट्रॉनिक्स। सिमट्रॉनिक्स अगेन इंडियन ब्रांड, कोई वैल्यू नहीं, मदरबोर्ड नहीं बिकता था। जो सबरवाल जी थे, सबरवाल जी थे, तो उनके पास रहा 2 साल, ज्वाइन किया जाए एनएसएम और संभाला। तब उनके भी यही था, 500-700 बोर्ड बिका करते थे, बिका नहीं करते थे। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने पूछा कितना स्टॉक है, कहते 24,000 पीस। मैं ठीक है लाओ मेरे को दो, और 20 दिन में स्टॉक खाली हो गया। कहते तो मेरा पूरे क्वार्टर का था। तो
तो मैंने कहा मंगाओ, और कहते यार मंगाने में तो 60 दिन लग जाएंगे। तो मैं कहा ठीक है, छुट्टी दो, फिर 2 महीने जाए आप लोग। बट वो अच्छा रहा एक्सपीरियंस। हाँ, वो सिम्ट्रॉनिक्स से मतलब एक इंडियन कंपनी, अगेन आज से कि इंडियन मैन्युफैक्चरर था। राइट। हाँ, बट वो बंद हो गया। एंड ऑब्वियसली सर, ये जो रिजल्ट्स आपने दिया है, ये क्योंकि आपने वो चीजें बिल्ड करी हैं, जो अगर आपने एक क्वार्टर का अगर 20 दिन में खत्म कर दिया सप्लाई, तो इसका मतलब आपने वो बिल्ड करा था, वो जर्नी आपकी ऐसी चल रही थी। हाँ, वो अच्छी चल रही थी, नेटवर्क बनाया। बट एक वो डिसीजन हुआ कि चलो अपना शुरू करते हैं। वो बैड डिसीजन रहा। कुछ उसमें करने की सोची, लेकिन वो मिनी पीसी हमने 2010-9 में शुरू कर दिया था, जो है टाइनी पीसी के नाम पे बिक रहा है। हमने शुरू किया, लेकिन शायद हम वक्त से बहुत आगे थे। मेक इन इंडिया हमने 2014 में शुरू कर दिया था। 2000 नहीं, 2014 में नहीं, 2012 में, 2 साल पहले। 2 साल पहले, मोदी जी के आने से पहले। फेल हुए, नुकसान झेला, 5 करोड़ नुकसान हुआ, कम नहीं था। सो दैट वाज अ लर्निंग अगेन। वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई 2014-15 से। तो मेरे को 4 साल लगे उसमें हर चीज़ों प्रॉब्लम से निकलने में। टफ टाइम था, बहुत टफ था, इजी नहीं था। लोग सोच रहे थे स्टोरी फिनिश है, अब तो कुछ है नहीं। वो इंटरवल था सर। नहीं, वो स्टोरी का पन्ने बाकी थे ना। कई बार होता है लोग खड़े हो जाते हैं कि हाँ चलो पिक्चर ख़त्म हो गई, चले अब मेरे दोस्त। तो पिक्चर बाकी थी अभी उस टाइम पे। तो मैं अपने आप से, इंसान जब अपने आप की नज़रों में गिर जाता है ना, तब वो डिप्रेशन में जाता है। ये सब मौका मेरे साथ कभी ज़िंदगी में नहीं आया। लोग अपने आप को शराब में डुबो लेते हैं, इसमें कर लेते हैं। मैंने ज़िंदगी में कभी शराब नहीं पी, और ना ही कभी इन चीज़ों से हारा, कि ये सब चीज़ें इंसान को कमज़ोर करती हैं। तो मैंने कभी ड्रिंक नहीं की लाइफ में अपने, ना ही कोई और नशा किया। तो मुझे इसी को था कि हाँ, कि ऐसा क्यों हुआ मेरी लाइफ में कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए मैं इतना नीचे आ गया। तो उसके पीछे कई कारण थे। तो मैंने उसको काफ़ी एनालाइज़ किया। एंड देन 3-4 साल लगे। मॉम बीमार हो गई थी, मॉम को कैंसर हो गया, भाई चला गया, ठीक है, वो सारे इश्यूज़ थे। मेरे अपने पर्सनल इश्यूज़ भी चल रहे थे, मेरा डिवोर्स हुआ, बहुत सारे हुए। तो वो मैंने एक एक चीज़ें करके सबको समझा। मेरी बेटी की कस्टडी का इशू था, मेरे बेटी को कहाँ रखना है मैंने, उसका इशू था। एंड आई वाज स्ट्रगलिंग विद मैनी थिंग्स। ये कौन सा वक्त था सर? ये बात था 2014 से लेके 2018 तक का, 4 साल में शायद पूरा बाजार मुझे भूल गया था। कोई मुझे शायद किसी को याद भी नहीं होगा मेरे बारे में, या लोग याद करते थे कि हाँ भाई एक सरदार जी थे या कुछ करते थे। बट मुझे लिए एक बहुत अच्छा वो रहा कि एक बार मुझे ना पंसारी जी से बात करने का मौका मिला, सुरेश पंसारी। हाँ, तो मैंने कहा पंसारी जी क्या हाल है, बस ऐसे ही बातचीत हुई। हाँ, हम मिले थे कंप्यूटेक्स में, तो 2013-12 की बात है शायद। हाँ, तब मैं 12 की बात है। तो वो बड़ा अच्छा, उन्होंने एक बात बोली मुझे, कहते वीरेंद्र तुम्हें पता है आसूस वाले अभी भी मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि आप दोबारा 35,000 40,000 करो। तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, मैं 35,000 करता हूँ, बताओ तुम लोग कितना मेरी हेल्प करोगे बेचने में। तो वो टीम तो लेके आओ सदा जी को वापस। तो सदा जी ने बेचा। वो एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि हमें बोला गया कि आपको 10,000, तो 500 बोर्ड बेचते हैं, कहते 10,000 बेचने हैं इस महीने। मैं कहा 500 से 10,000, तो मेरे सारे टीम वाले बोलते, तो वो बोलते तो नहीं बिकेगा। मैं कहा बिल्कुल बिकेगा, किसने कहा नहीं बिकेगा, कौन कह रहा नहीं बिकेगा, बिल्कुल बिकेगा। आप बताओ कि मुझे क्या दोगे आप। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए आपको, तो हमने लिख के दिया 5 या 10 पॉइंट चाहिए हमें। कह रहे डन। क्या सरदार जी पागल हो गया, मेरे कुलीग्स ने कहा, मुझे अलग से बुलाया जब मीटिंग चल रही थी, सारा दिन आसूस की मीटिंग थी बॉम्बे में, ली मेरिडियंस होटल में हुई। कह रहे कि वीरेंद्र तुम पागल हो गया, कुछ भी बोले जा रहा है उसको, यार सबकी नौकरी जाएगी यार, क्या बोल रहा है। मैं देख मेरे को बात करने दे एक बार, मैं कर लूँगा, मुझे मालूम है। कहता तो नहीं होगा यार। मैं कहा नहीं मैं कर लूँगा। कह रहे यार 10,000 पीस का ऑर्डर डालेगा कौन, ये 100 पीस का ऑर्डर डालते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर। मैं सब डालेंगे, तो मेरे को बात करने दें। तब मैंने पंसारी जी को कॉल किया था, पंसारी जी मेरे को आपको 10,000 पीस बिल करने हैं। ये मुझे अच्छी तरह याद है, मैं ज़िंदगी में कभी ये बात भूल नहीं सकता। तो हंसे नहीं वो, उन्होंने कहा हाँ वीरेंद्र जरूर करना है, बताओ क्या करना है।
तो मैंने कहा सर ये प्लान है, कैन यू हेल्प मी? कह रहे ठीक है, तो एक काम कर, मेरे पास ना 700 बोर्ड पड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा स्टॉक वो रखते थे, तो इसको बेच के दिखा दे। अगर तूने ये बेच दिया ना तो मैं तेरे को 10,000 पीस का ऑर्डर डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा, तू इसको बेच के दिखा दे। मैं कहा लगी शर्त? करे हाँ पक्का। तो मैं कहा ठीक है सर। मैंने दूसरा फ़ोन घुमाया, हमारे बड़े भाई पीके शर्मा, अच्छा, कॉमरेड विजन, तो मैंने को कहा शर्मा जी आपको 1015 रुपये बिल करने हैं। मैं शुरू ही 1000 से हुआ था, तो जैसा उनका स्टाइल है सिगरेट पीते हुए, बताओ कहाँ से बिलिंग होएगी? तो मैंने कहा ये प्राइस है, ये ऐसे है, ये इतना है, ये है, ऐसे है, ऐसे है। कह रहे हाँ डन, और क्या दोगे? मैं कहा पहले आप ये कर लो, इसी से मेरा काफ़ी हो जाएगा। ये एक दिन की बात है, पूरा इंसिडेंस मैं आपको बता रहा हूँ। ये उस दिन की बात है जिस दिन ये हो रहा था। तो मैं ठीक है सर आप करो इसको। तो देन आई कॉल्ड चिराग राशि प्रीफर, आई कॉल्ड जीटा का जो यहाँ बंदा था, न्यूट्रिक का बंदा था, सबको कॉल किया। मैंने कहा सब शर्मा जी के यहाँ पहुँचो और अपना अपना पीओ उठाओ, 700 पीस राशि, जिसका देश ये मिला के 1000 पीस पूरा ला के पीओ। मैंने कहा उस टाइम फैक्स हुआ करती थी, उस टाइम ये नहीं हुआ करता था आपका ईमेल स्कैन, शायद उस टाइम इतना नहीं था, चला था लेकिन इतना नहीं था। मॉडर्म हुआ करते थे ना, लैपटॉप में पहले लैंड कार्ड की जगह मॉडर्म हुआ करते थे, वो लगा करो। तो मैंने कहा फैक्स कर दो पीओ। तो पहला फैक्स आया, हम पंसारी जी को सबको मिला और चारों पीओ फैक्स हो गए मेरे पास आया। मैंने पंसारी जी को फॉरवर्ड किए, मैंने कहा पंसारी जी अब बताओ, और पंसारी जी ने सेम डे मुझे 10,000 पीस का पीओ दिया। देन न्यूट्रिक ने मुझे 6,000 पीस का पीओ दिया, जीटा ने मुझे 2,500 पीस का पीओ दिया, ईसिस ने मुझे 7,000 पीस का पीओ दिया, और आदित्य खेमका ने भी मुझे 3,000 पीस का पीओ दिया। कितना हो गया सर? ये मिला के 25-30 हज़ार बोर्ड हो गए। और उसके बाद वो हमने बेच लिए, तो 1000 पीस, लेकिन वो माल आने में 2 महीने का टाइम था। तो 2 महीने में मैंने शर्मा जी को बोला कि आप 1 महीने में अपना माल बेच लो, कि उसके बाद जो माल आएगा ना वो 1 महीने तक का ही टाइम है हमारे पास, 1 महीने में आपको बेचना है, ये अपना बेच के आप निकल लो। ठीक है। तो चाहे आसूस के हिस्ट्री में कुछ भी हुआ हो, मैं ये कहूँगा कि गेम चेंजिंग थी ना, वो पीके शर्मा ने करी थी। ठीक है, ये मतलब ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, कि अगर वो उन्होंने शायद वो न किया होता तो शायद वो ना करते अभी हम। तो पंसारी जी मुझे मिले थे जब 2012 में, अगेन बैक टू ऑन दिस। तो पंसारी जी ने मुझे बोला कि वीरेंद्र अब वो 10,000 वाले 1,000 वाले भी चले गए और बाकी के भी नहीं है, तो हम तो थोड़ा बिजनेस कर रहे हैं अभी, और मार्केट भी थोड़ी डाउन है। तो मैं आज भी आसूस वालों से मिला था, तो मैंने उसको बोला था कि वो बंदे कहाँ से आएंगे जो 70,000 करेंगे, तो वो होने चाहिए। तो दैट वाज द, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे, और मेरे को लगा कि हाँ यार हमने चलो एटलीस्ट जो आसूस में जो हमने 2003 या 4 में जो किया था वो अच्छा रहा हमारे लिए। और सर वो एक माइलस्टोन है, और एक मतलब उस टाइम में आपने डिमांड जनरेट करा। वही हम लोग इस पे ही बात कर रहे थे कि सर प्रोफेशनली आपने चैलेंजेस को ओवरकम करके अपॉर्चुनिटी को कैसे तब्दील करें। बिल्कुल, वही समझना आपको, समझना पड़ेगा कि बाजार की नब्ज क्या है, बाजार क्या कह रही है। अब जैसे अगर मैं बात करूं, ओपीएस को सबसे पहले इत्तेफाक से, मतलब आई विल नॉट से कि मैं लेके आया, इत्तेफाक था कि मैं लेके आया। मुझे एक किसी भाई ने दिया कि मुझे ये पीसी चाहिए चाइना से, 2017 की बात थी ये। तो मैं उसको लेके आया 2017 में, और मैंने लाके उसको 50 पीस दे दिए। तो मुझे नहीं पता था को बैंक क्यों में लगेंगे, मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली। मैं कहाँ लगते हैं, क्या था पैनल लगता है, डिजिटल साइनेज लगता है, उसमें लगता है। मैं ठीक है जी लगते तो लगा लो आप। मैंने मंगा के दिया, मेरा काम ऐसे था सोर्स करके देना। मैंने उसको दिया अपने 5,000 रुपये, मैंने 10,000 रुपये जो पीसी कमाना मैंने कमा के उसको दे दिया, और मैंने अच्छे प्राइस पे बेचा, और मैंने अपना पैसा लिया और ख़त्म। तो वो चले गए। वो जब नहीं चला तो उन्होंने कहा कि जी चल नहीं रहा है, आपने किसी बंदे को भेजो। तो मुद्दित को भेजा मैंने
बैंक, मैंने कहा इसके साथ चले जाओ मुझे, और जाके इसको देखो कहाँ नहीं चल रहा। कहता है तो सर मुझे बैंक्यू में लेके आए हैं, गुड़गांव में। बैंक्यू में? कह रहे हाँ यहाँ पे ये पीसी लगता है और ये पीसी, तो मैंने लगा के मुझे इतने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, और वो बात आई कि गई होगी। तो मेरे को समझ में आया कि हाँ ये पीसी चलता है। तो मैंने पीसी को, उसको पीसी मतलब किसी और को दे दिया कि भाई ये तुम रख लो, और ये इंटरेक्टिव पैनल में लगता है। उस टाइम पैनल 8 लाख रुपए का हुआ करता था। मैं कहाँ बिकेगा, कौन खरीदेगा, आउट ऑफ रीच है, कोई सोच भी नहीं सकता। गाड़ी से मतलब महंगा है वो, स्विफ्ट गाड़ी 5 लाख की और 8 लाख रुपए का कौन लेगा पैनल। तो कहीं लगता है किसी को चाहिए तो भैया ले लेगा, दोबारा आ जाएगा। तो दोबारा डिमांड आई भी नहीं और कुछ ऐसा हुआ भी नहीं। बट वो बाद में एक हिस्ट्री है कि आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ओपीएस हम बेचते हैं। ठीक है, वो भगवान ने लिखी थी तो वो हुई दोबारा। सर अगर हमारे ऑडियंस को बता दें, ओपीएस बहुत लोगों को पता नहीं होगा। ओपीएस एक कंप्यूटर है जो पैनल के अंदर लगता है, जिससे पैनल जो एंड्रॉयड होता है वो विंडोज़ पे कन्वर्ट होता है। तो आपको ड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, जिससे आप पीसी भी चला सकते हैं और एंड्रॉयड भी चला सकते हैं। तो विंडोज़ और एंड्रॉयड दोनों पे एक साथ काम कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी काम कर सकते हैं। तो उसका बहुत बड़ा रोल होता है इंटरेक्टिव पैनल में और एजुकेशन में। ऑब्वियसली, और ये जो आपने यही सारी चीजें जो हैं आपने ऑफर करी इनोवेशन के साथ, मेक इन इंडिया कमिटमेंट के साथ और सॉफ्टवेयर के साथ, वो सॉफ्टवेयर वाली भी आप बात हमारे ऑडियंस को शेयर करिए। जो सॉफ्टवेयर आपने पूरा इकोसिस्टम कंप्लीट किया, ये हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर भी आप दे रहे हैं। जैसे ओपीएस की भी एक कहानी है। ओपीएस जब हमने शुरू किया उस टाइम ओपीएस लोग कहते थे 40-40 हज़ार रुपये का, मतलब आउट ऑफ द रीच, मतलब लूट मची हुई थी एक तरीके से। मैं नहीं कहूँगा कि मैंने आकर किया, लेकिन मैंने उन 1000, 5000, 10,000 चैनल पार्टनर्स को ईज़ किया कि हमारे साथ खरीदो। कि उनको जो प्रोडक्ट वो 40,000 का खरीद रहे थे, उनको 25,000 में, 23,000 में, 22,000 में मिलना शुरू हुआ। आप इशू करो, मैंने पहला जब 2018 में दोबारा जब मैंने बेचना शुरू किया, 19 में नहीं, सॉरी 20 में यस। तो 20 में जब हमने दोबारा शुरू किया तो पहला ओपीएस मैंने 28,000 रुपये का बेचा था, और आज मैं बेच रहा हूँ 13,000 रुपये में। तो आप समझ रहे प्राइस कितना नीचे आया। और उस टाइम बेचते थे 6 जनरेशन, आज बेच रहे हैं 12 जनरेशन, 10 जनरेशन, 12 जनरेशन का भी गैप आया 3 साल में। बट वो जैसे जैसे मार्केट बढ़ती रही, उस टाइम हम 500 बेचा करते थे, आज हम 10,000 महीने के बेच रहे हैं। तो मार्केट बढ़ी, प्राइस नीचे आया, अफोर्डेबल हुआ, सारे खरीदते थे, सारे खरीद रहे हैं। ठीक है, शायद 500-700 पैनल बिका करते थे, अब ज़्यादा बिक रहे हैं। आज तो पैनल काफ़ी लोग बेच रहे हैं, हम भी बेच रहे हैं, हमारे अलावा और भी लोग बेच रहे हैं। तो ये तभी संभव हुआ कि इनोवेशन हुआ उसमें, आपने उसमें काफ़ी चीज़ें की, लोग आए, उसको अफोर्डेबल बनाया। कई लोग कहते हैं कि सर आपने आके बाजार की डायनामिक्स चेंज कर दी सारी। डायनामिक्स इसलिए चेंज हुई कि वो हर आदमी के हाथ में पहुंचा, नहीं तो बेचारे मजबूर थे। 40-40 हज़ार रुपये वो 28 में हम बेचते थे, 5,000, 10,000 रुपये अपना मार्जिन लगा के वो लोग आगे बेचा करते थे। वो हर आदमी की रीच में आ गया। आज हमारे यहाँ से 2 पेज भी बिकता है, 200 भी बिकते हैं, 2,000 भी बिकते हैं, 20,000 भी बिकते हैं। ना हम 2 वाले को मना करते, ना हम 20,000 वाले को मना करते हैं, कि हमारे लिए वो भी कस्टमर है। और हमारी 50% जो सेल है वो 2, 3, 5, 10 वालों के ऊपर टिकी हुई है, तो कभी हटेगी नहीं वो। ऑब्वियसली सर, इनोवेशन आप लेके आए, क्वालिटी को आपने जनरेशन जैसे आप कह रहे हैं आप बढ़ा रहे हो, प्राइस भी नीचे कर रहे हैं, यानी इनोवेशन, अपडेटेड टेक्नोलॉजी और अफोर्डेबल। बिल्कुल सेम चीज आईएफपी के अंदर हुई। आईएफपी मुझे याद है कि मुझे आईएफपी बोला गया तो मैंने कहा कि चलो हम ओपीएस, एक सिचुएशन पॉइंट आता है कि हमें लग रहा था कि हम पहले 200, 400, 500 पीस बेच लेंगे, 4,000, 5,000 बेचना। हमने कहा यार हमारी एक सेल ना आके 4-5 हज़ार पे अटक गई है, अब इससे ज़्यादा ऊपर बिक नहीं रहा हमसे, तो कंपनी की ग्रोथ तो करनी थी, तो चलो आईएफपी बेच लेते हैं। मैंने कहा यार चलो 2-4-500 तो हम बेच ही लेंगे, इतने हमारे पैसे भी इतने थे नहीं। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमारी जितनी कैपिटल है हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद दैट। दिस हाउ वी स्टार्टेड। एंड पहला कंटेनर, जैसे मैंने आपको बताया, आज वो दिन है जहाँ हमने पहला कंटेनर मंगाया था, आज से 2 साल पहले पहला कंटेनर। तो पहले 120 पीस आए थे। आज सिचुएशन ये है कि 24 महीने बाद हम लोग 3,000 से ऊपर आईएफपी महीने के बेच रहे हैं।
तो इनोवेशन इसमें क्या हुआ, तो हमने उसमें देखा कि जो मेरे पास वही कंटेनर आया जो बाकियों के पास राइटिंग बोर्ड सॉफ्टवेयर है, तो हमने उसके अंदर काफ़ी काम किया। आसान नहीं था। जो पहले जो कंटेनर आए थे उसमें से 20-25 पैनल आज भी हमारे पास ख़राब पड़े हुए हैं। मैंने उसको बाज़ार में भेजा नहीं कि मैं बेच के शायद अपना पैसा ले लेता, लेकिन मैंने भेजा नहीं, वो हमारे लिए सीख थी। मैंने कहा इसको रखो, ये दर्द होता रहेगा सारी ज़िंदगी, तो याद रहेगा कि हमने ये काम दोबारा नहीं करना। वो पड़े हुए हैं हमारे पास। हमने शुरू किया उसके साथ, और हमने सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी चेंजेस करवाए। वो करते करते मुझे आ गया, मतलब जून है ना, वो आ गया दिसंबर। जो एम्प्लॉयज़ हैं मेरे, उनको याद होगा पिछली से पिछली दिवाली पे ये सिचुएशन थी कि एक बहुत बड़ा फॉल्ट आ गया या कुछ ऐसा पंगा हुआ था जिसके अंदर दिवाली हमारी स्पॉइल हो गई थी। वो कस्टमर बेचारा बोलता ये प्रॉब्लम हो गई है IFP के अंदर, मेरे 40 IFP ख़राब हो गए हैं। तो उस दिन मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा नहीं अब तो हम इसके ऊपर पहले करेंगे तभी हम स्टार्ट करेंगे। हमने 2 महीने का ब्रेक लिया, IFP नहीं मंगाया, पूरा उस पर काम किया, और सॉफ्टवेयर के ऊपर जब तक चेंजेस ना हो जाए। नॉर्मली लोग बाई एयर पैनल मंगाते नहीं है, मैंने बाई एयर 70,000 रुपये खर्च किए फ्रेट के ऊपर, और पैनल मंगवाया वहाँ से मॉडिफिकेशन करने के बाद। जब हम सेटिस्फाई हुए तब हमने दिसंबर में ऑर्डर डाला। जब तक हमने दिसंबर में डाला वहाँ पे चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट हो गया था, हमारा माल शिप नहीं हुआ। करते करते माल वो मार्च में आया, लेकिन मार्च में आया, मैंने 2,500 पीस मंगाए, 2,500 पीस हमने 10 दिन के अंदर बेच के ख़त्म कर दिए। दैट वॉज द क्लिक। वो जो चेंजेस के साथ सॉफ्टवेयर के साथ हमारा वो आया था ना, उसके बाद हमने मुड़ के पीछे कभी नहीं देखा। और उसके बाद एंड्रॉयड 11 आया था, एंड्रॉयड का 13 हमने फ्री अपडेट दिया। तो हार्डवेयर ऐसा रेडी करवाया वहाँ से, वो स्पेशली करवाया हमने, CVT से बात करी, और CVT से बात करके हमने उसके अंदर चेंजेस करवाए, और चेंजेस करवा के उसके बायोस को अपडेट, उसके फॉर्मवेयर को अपडेट करवाया, और बहुत सारे चेंजेस करवाए। करने उसको करते करते 2 महीने 3 महीने लग गए। लेकिन आज वो करके जब आया तो इतना स्टेबल है कि आज भी हमने एंड्रॉयड 11 से 13 लोगों को फ्री में दिया। आज तक किसी कंपनी ने नहीं दिया। बड़े से बड़ा धुरंधर जो यहाँ बाजार में 20-20 साल से बैठे हुए हैं, एक ने भी किसी कस्टमर को अपडेट नहीं दिया, हमने दिया। डिजिटल लाइफ सर्विसेज वाज द ओनली कंपनी जिसने दिया, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट थे अपने हार्डवेयर के ऊपर। मैं आज भी कॉन्फिडेंट हूँ कि जो मैं आज 11 दिया उस पर 15 भी चलेगा, क्योंकि जो मेहनत हमने 2 साल पहले करी थी उसका रिजल्ट हमारे पास आया, इनोवेशन से आया, ऐसा नहीं आया। वरना हम मजबूर हैं, जितने हिंदुस्तान के कस्टमर जाते हैं ये मजबूर हैं, जो कूड़ा उनको परोसा जाता है ये उठ के सारा हिंदुस्तान आता है। आपने कहा कि बीच में फेल्यूर देखा, फिर आपने इस एंटरप्रेन्योरशिप से एक नया विजन को क्रिएट किया, और आज सक्सेसफुल हैं। मार्केट में बहुत तरह की बातें भी हो रही हैं, कुछ पुराने एसोसिएशंस हैं, उनसे कुछ सुनने को मिल जाता है। और बिल्कुल, उसके लिए मैं आपको छोटी सी बात ये बोलूँगा कि हमारी एंट्री तो सबसे नई थी। हम तो चौथे साल में है इस वक्त, 3 साल हमने फिनिश किए हैं, वी आर इन द 4th ईयर। बट हमसे पुराने धुरंधर बैठे थे 20-20 साल पुराने, जो लिखते हैं 20 साल पुरानी कंपनी, 20 साल का सेलिब्रेशन, 20 साल का ये, जो स्मार्ट क्लास में धुरंधर थे, जिन्होंने शायद हमसे पुरानी क्लासेस रूम्स लगाई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, बड़े बड़े टेंडर्स किए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी कि वो चेंजेस लेके आए, मेरी नहीं थी। इस हिंदुस्तान को पहला 8 GB 128 GB हमने दिया पैनल, पहला ऑक्टा कोर हमने दिया, पहला 8 GB 128 GB SSD हमने दिया, पहला 5G हमने दिया, ठीक है, पहला राइटिंग बोर्ड सॉफ्टवेयर हमने दिया, पहला राइटिंग बोर्ड सॉफ्टवेयर विद कंटेंट हमने दिया, ठीक है। 98 इंच का प्राइस हम लेके आए, और उस प्राइस पे लाए जिस पे कोई सोच नहीं सकता। 86 इंच का प्राइस इस बार हम लेके आए हैं, पहला आइडियाले हम लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने क्यों नहीं किया? मैंने तो नहीं रोका, आप करो। आप 2 साल पहले, मैं नाम लूंगा साइबरनेटिक्स का, 2 साल पहले या 3 साल पहले जब हम कंपनी से शुरू हुए थे, मैं खुद उनसे सॉफ्टवेयर मांगने गया था, उन्होंने नहीं दिया। ये उनका था, उन्होंने सॉफ्टवेयर का कुछ किया भी तो नहीं ना, क्यों नहीं किया? मैंने तो नहीं रोका था, अपॉर्चुनिटी उनको बताई गई थी, साइबरनेटिक्स ने नहीं किया उस चीज़ को। तो ये उनका सोचना है, उनकी अपनी करनी है, उनके अपने फल। और भी ब्रांड्स हैं, न्यू लाइन है, जिन्हें ये सब लीडर थे ना, मैंने तो नहीं रोका, तो उन्होंने लीडर की तरह बिहेव क्यों नहीं किया? वो रिस्क मैंने उठाया
किसका बिजनेस रिस्क किसका था? आज भी 29 पैनल मेरे पास पड़े हुए हैं, किसी और के ऑफिस में नहीं पड़े, मेरे ऑफिस में पड़े। मेरा पैसा लगा, मैंने सीखा और सीख के मैंने पैसा लगाया, बाई ईयर पैसा मैंने लगाया, बाई ईयर मैंने मंगाया, तो रिस्क मेरा था, तो क्रेडिट भी हम ही उठाएंगे। ऑब्वियसली सर। और करेक्ट। तो उसके लिए हमारा क्रिटिसाइज क्यों कि ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं? आपके लिए भी बाजार खुला था, आप करो, कौन मना कर रहा है आपको? किसी के लिए मना ही है? हम डेमोक्रेटिक कंट्री में, आज़ाद भारत में सबको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किसी के लिए कोई मना ही नहीं है। आप करिए, करिए और दिखाइए। 5G के ऊपर कौन काम कर रहा है? एक भी कंपनी बता दो जो काम कर रही हो। हमने डेवलप किया, हमारे ऑफिस में लगा हुआ है इस टाइम पर, हम उसको करना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा ठहर के करेंगे। कंटेंट के ऊपर किसने काम किया? आप ये बताओ कि जितनी भी कंपनियां कंटेंट बेच रही हैं, किसी का HD फुल HD कंटेंट या 4K कंटेंट है क्या? नहीं है। हमने सिखाया एक दो कंपनियों को, उन्होंने किया अपना कन्वर्ट। हमने अपना कंटेंट जब डेवलप करवाया, फुल HD पे करवाया। जब वाइट, आप इस एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम ये है कि टीचर के लिए कंटेंट के अलग सॉफ्टवेयर है और व्हाइट बोर्ड अलग सॉफ्टवेयर है, और व्हाइट बोर्ड बाजार में 15, 20, 25 तरीके के हैं। अब टीचर बेचारा किस पे पढ़ाए? टीचर का तो वही है ना, कोई ट्रेनिंग ले तो किस पे ले? तो हमने दोनों को एक करके एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रेनिंग अब हम लोगों को दे रहे हैं। अगले 2 साल के अंदर 5 लाख टीचर्स को ट्रेनिंग करनी है। ये इनिशिएटिव किसने ले रहे हैं? हम ले रहे हैं। तो मैं तो नहीं मना कर रहा। लोगों को इस बिजनेस से तिजोरियां भरनी है, लेकिन इस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना। डिजिटल लाइफ सर्विसेज ने अर्न किया और इन्वेस्ट किया। 2.5 करोड़ रुपए हमारे इन्वेस्टमेंट लगी इसके अंदर व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। लेकिन आज सामने निकल के आया, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, किसी के पास ऐसा सॉफ्टवेयर अभी नहीं है। चाहे हमने उसको जितने भी एफर्ट्स उसमें लगाए, 1 साल लगा, हमें एक विज़न था। 5 साल से जो 4 साल पहले जो 780 को हमने वो सपना दिखाया था, उन्होंने वो नहीं लिया, पर हमने किया। तो उसमें फिर डिनाई किस बात की? कोई आपको होनी नहीं चाहिए कि उन्होंने कर लिया, ऐसे कर लिया। तो हम कर रहे हैं और डेफिनेटली हम करेंगे। देश का EDLA पे कौन बात कर रहा है? हम कर रहे हैं। हमारा EDLA रेडी है एंड वी आर ब्रिंगिंग। गूगल सर्टिफाइड पैनल के ऊपर किसने बात की? आपको पता है देश में जितने भी पैनल बिक रहे हैं, किसी के अंदर गूगल प्ले स्टोर जेन्युइन नहीं है, इंक्लूडिंग सबका। सब बेच रहे हैं ना, क्योंकि जो चल रहा है उसको चलाओ। करेक्ट कौन करेगा? करेक्ट भी तो करना है ना। चाइनीज वेंडर बोलते हैं कि हम इंडिया के वेंडर से बात करते EDLA के लिए दे सकते हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। मैं क्यों नहीं इंटरेस्टेड? हम इंटरेस्टेड हैं भाई, आप हमको दो ना। हम लीडर हैं, हम लीड कर रहे हैं। 3000 पैनल मैं बेचता हूँ, मुझे बाजार चेंज करना है, मैं करूँगा ना, अब दो मेरे को। हमने किया। और जब EDLA आएगा, जब लोगों को उसी प्राइस की बात कर रहे थे अभी आप, उसी अफोर्डेबल प्राइस पे नई टेक्नोलॉजी मिलेगी तो लोग आएंगे ना मेरे पास। मैं नहीं बुला रहा, लोग अपने आप आ रहे हैं। और ये मतलब भगवान की बहुत बड़ी नेमत है कि मेरा सेल्स का कोई बंदा फील्ड में नहीं आता माल बेचने के लिए, लोग चल के आते हैं। इसीलिए हमने अपना डेमो सेंटर बुलाया। हमने जब मॉडल टाउन में थे, हमारे लिए जगह थोड़ी पड़ती है, लोग आते जा रहे थे, हमारे पास उनको अकोमोडेट करना एक हो रहा था कि हम किसी को कहाँ बैठाएंगे। एक कस्टमर आया, फिर दूसरा आया, तीसरा, इसलिए हमने बड़ा ऑफिस लिया। आज इतना बड़ा ऑफिस है, वहाँ डेमो सेंटर है, लोग आते हैं, लोग देते हैं, अपना ऑर्डर दे के जाते हैं। हमने किसी को स्पेशली नहीं बोलते हम कि आपको मतलब आइए, या हमारा कोई सेल्स का बंदा जाके उसको करके आता। हमारे बंदे फील्ड पे भी नहीं जाते हैं। और सर, आपने जो अचीव किया है वो आपका विजन है। आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, आप कुछ देने भी हैं। बिल्कुल। आपको सोसाइटी आप अगर कमा रहे हो तो आप इन्वेस्ट भी करो ना। आप क्यों नहीं कर रहे इन्वेस्ट? एक भी हार्डवेयर कंपनी ने कभी भी, मैं चैलेंज क्या बोलता हूँ, सब ने जम के पैसे कमाए हैं यहाँ पे, कंटेंट बनाने की नहीं सोचे। कह रहे जो मिल रहा है, एक कंटेंट जो आज भी जो 7,000, 8,000, मतलब 7-8 हज़ार रुपये साल का लोग ले रहे हैं, वो तो 20 साल पुरानी स्टोरी हो गई यार। थोड़ी आगे बढ़ो ना, कौन मना कर रहा है? स्मार्ट क्लास एक 20 साल पुरानी स्टोरी है, आगे बढ़ो ना। हम स्टोरी पे कब तक अपनी बनाएंगे? जैसे पुराने ज़माने में मसाला टाइप मूवीज़ बना करती थी, वो चलनी बंद हो गई। अब लोगों को कुछ नया चाहिए। मल्टीप्लेक्स आ गया है, फॉर्मेट चेंज हो रहे हैं। हम 4K हमारे हाथ में है, मतलब हम एक हर मोबाइल जो लेके घूम रहे हैं 4K रेडी है। तो आप जो कंटेंट है अपना, वो हमारे को XGA या सुपर VGA पे क्यों दे रहे हो? आप 4K की तरफ क्यों नहीं बढ़ते? कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन नहीं हो रहा। बच्चा भी पता है यार, फोटो फटी हुई आ रही, उससे ज़्यादा बच्चा यूट्यूब पे फोटो देखता है, वीडियो देखता है, और अच्छी क्वालिटी की देखता है। वाई यू वांट टू सी इन द क्लासरूम? आप वही दिखाने पे उसको मजबूर कर रहे हो जो उसके भाई ने देखा या शायद उसके माँ बाप ने भी देखा।
वही दिखाने की कोशिश कर रहे हो, वही सॉफ्टवेयर, ये मेरा कंटेंट है, वही मैं चलाऊंगा। क्या ऑब्वियसली सर, तभी वो आपसे पीछे रह गए। हम कहाँ हैं? हम, आप समझने की कोशिश करो कि नीट की एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होने शुरू हो गए। नीट पहले दूसरे हुआ करते थे, ये ऑनलाइन होने शुरू हो गए। लेकिन ऑनलाइन के ऊपर हमने, हमारी किसी कंपनी ने कभी कंट्रीब्यूशन किया ही नहीं। बच्चे को ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे दिलवाना है, इसकी कोई ट्रेनिंग देता है? नहीं देता। कोचिंग देते हैं, स्कूल नहीं, स्कूल बहुत कम देते हैं। हमारी तरफ से कौन तैयारी करता है? कोई नहीं करता। वही है कि हाँ स्मार्ट कोर्स लग जाए, मेरे को ये टेंडर मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए। आप कमाना सब चाहते हैं, इन्वेस्ट करना कोई नहीं चाहता। हिंदुस्तान से सब कमाना चाहते हैं। पूरे चाइना को लगता है हिंदुस्तान बड़ी मार्केट है, जो कि है और आने वाले टाइम में होगी। बट एक भी चाइनीज कंपनी बताओ जो हिंदुस्तान आके अपनी फैक्ट्री लगाना चाहती हो, सिंगल एक भी हिंदुस्तानी कंपनी बताओ जो अपनी फैक्ट्री यहां पे लगाना चाहती हो। अदरवाइज लास्ट 2 साल के अंदर किस ब्रांड ने या किसी कंपनी ने, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन जो अपने आप को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्लेम करते हैं, उनसे पूछिए एक बार कि आपका हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट का क्या प्लान है। आप यहां कमाना चाहते हो, नंबर 1 बनना चाहते हो, तो हिंदुस्तान में लगाना क्यों नहीं चाहते हो? क्यों 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 आप इन्वेस्टमेंट करके यहां इनोवेशन नहीं करना चाहते हो? क्यों यूरोप में आपका जो मॉडल बिकता है इतना बिकता है, जिसकी कॉस्ट इतनी कम है, लेकिन आप अपनी तिजोरियां भरना चाहते हो, लेकिन हिंदुस्तान में लगाना नहीं चाहते? कितनी शर्मनाक बात है कि चाइना में, मैंने एक बंदे से पूछा, एक वेंडर से, कि उसने कहा चाइना की मार्केट डिक्लाइन कर रही है। मैंने कहा यार तुम्हारी पॉपुलेशन तो अच्छी खासी है, नंबर 2 हो, तुम्हारी डिक्लाइन क्यों कर रही है? कह रहे हमारी सारी क्लासरूम में ये लगा हुआ। मेरा मतलब एकदम ना, मैं इधर चुप हो गया। मैंने कहा अच्छा, कि हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ 5 क्लासरूम में लगा, तभी वो हमसे आगे हैं। उनके बच्चे मॉडर्न हैं, उनको सीख रहे हैं, टेक्नोलॉजी है। हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों? तिजोरियाँ भरने में सब लगे हुए हैं। सबको चाहिए कि हम एक पैनल जो जिसकी 50,000 रुपये की या लाख रुपए की कीमत, 50-60 हज़ार रुपये की जो भी कीमत है, मैं उसको 1.5 लाख में बेचूँ, 2 लाख में बेचूँ। ठीक है, तो क्यों नहीं आप दे रहे? खोलो बाज़ार को, दो सबको, करो इनोवेशन, दो कंटेंट फ्री में, लगाओ क्लासरूम, कैमरास करो। कैमरास के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए हमने दुबई का चैनल भी किया, दुबई ऑफिस खोला, सब कुछ किया। हम कर रहे हैं ना, क्यों नहीं करिए एफर्ट? मैं तो नहीं रोकता किसी को। फिर आप हमें क्रिटिसाइज भी करो, तो दोनों बातें तो नहीं चल सकती ना। आप तो सर ट्रेंड सेट कर रहे हैं। नहीं, ट्रेंड सेट नहीं कर रहा, मैं रास्ता दिखा रहा हूँ। और लोग कहते हैं कि अब कुछ लोग हैं कि हमें फॉलो कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो करेंगे, तो अच्छी बात है, मैं तो खुश हूँ कि लोग फॉलो तो कर रहे हैं। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी उनके पास थी, उनको भी करनी चाहिए थी। मुझे दुख है इस बात का। हमने डिस्कस भी किया, कई लोगों को बताई भी अपॉर्चुनिटी कि आप करिए, बट उन्होंने नहीं किया। तो वो उनकी वो है। आप अच्छे सेल्स वाले रखते हो, लेकिन अच्छे प्रोडक्ट डेवलप नहीं रखते। क्यों? कोई रोकता तो नहीं आपको? हमारी इकलौती कंपनी है, मैं चैलेंज कर बोलता हूँ, हिंदुस्तान में किसी ब्रांड ने जाकर अपना मदरबोर्ड एंड्रॉयड डिजाइन नहीं करवाया होगा, हमने करवाया। एक नहीं, 2 करवाए, दोनों अलग चिपसेट पे। किसी ने अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन नहीं करवाया, हमने करवाया। एक नहीं, 2। और आने वाले टाइम में वो होने वाला है जो ये सब देखेंगे और फॉलो करेंगे, फिर ये भागेंगे। तो मैं अकेला, फिर कहोगे मैंने ऐसा कर दिया कि वो सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, मैंने 1 साल लगाया। मेरा आई थिंक ट्रैवल लास्ट ईयर 380 दिन में 190 दिन बाहर रहा। वो तो सर हम आपको फॉलो करते हैं और हमने देखा भी है। वो इसलिए रहा ना कि वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखना है, हमने क्या करना है, हमने नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, हमने देखना है चेंजेस कैसे आएंगे। चेंजेस ऐसे ही आएंगे ना। तो सर इसलिए तो आप आगे हैं। आप क्योंकि हमें वो बेचा जा रहा है जो शायद हमें जरूरत नहीं है, हमें वो बेचा जा रहा है। आपको वो सब्जी बेची जा रही है जो आपने नहीं खानी, लेकिन आपकी फैमिली, आपकी माँ, आपकी बीवी, आपकी बहन या आपकी बेटी कुछ और बनाना चाहती है जो आप खाना चाहते हो, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, तो यू आर फोर्स्ड टू ईट समथिंग एल्स। तो हिंदुस्तान नहीं सहेगा भैया, मैं तो नहीं सहूंगा। एटलीस्ट आई विल डू माई ओन।
एंड वी विल ट्रेंड दिस सेट। फैक्ट्री लगाई, किस ब्रांड ने बोला कि मैं अगले 3 साल में 50 करोड़ रुपए फैक्ट्री के ऊपर लगाऊंगा? हमने लगाया ना, अभी तक 10 करोड़ रुपए तो मैं लगा चुका हूँ। फिर मशीनरी आएगी, 25 करोड़ इस साल पूरा लग जाएगा, अगले 3 साल में फिर और लगाना है, पहला डिवीजन फिर दूसरा, सारा कुछ है। एक्सपोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, दुबई ऑफिस खोला, ठीक है। तो ये सब प्लान हम सेट कर रहे हैं ना धीरे धीरे कि हाँ हमें करना है, हमारा एक विज़न है कि हमने करना है। ऑलरेडी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुबई, तो मैं तो किसी को नहीं रोक रहा, करिए। सुविंदर सर रुकने वाले नहीं है, अभी चीज़ें और बढ़ने वाली हैं, और भी चीज़ें, और इनफैक्ट कि उनको सीखने को मिलेगा सर। इट्स गुड कि वो भी सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, और हमने मना कर रहे किसी को, बहुत सारे ब्रांड हैं वो आपस में करें। ट्रूव्यू है, ट्रूव्यू को नहीं करता, वो तो लीडर थे हमसे पुराने आए थे, मैं पैनल लेने उनके पास गया था, उन्होंने नहीं दिया। मैं ग्लैडिन के पास भी गया था, उन्होंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनको लगा कि शायद उनका मार्जिन चला जाएगा, लेकिन आज वो कहाँ उनको भी पता है, ठीक है। तो सेटअप हमने किया ना, मैं खुद गया था औरंगाबाद, मैं जाके उनसे रिक्वेस्ट करी थी, हमारा बिजनेस नहीं बन पाया तो हमने खुद ट्रेन किया, सेट किया ना। तो हम रुकने वाले में से नहीं है ना, हम रुकेंगे, हम तो अपना करेंगे जो हमने सोचा। पंजाब में मैंने फैक्ट्री लगाई, मुझे गवर्नमेंट से रिबेट का पता ही नहीं था, कि बस अपने दिल में था कि हाँ हमने पंजाब में ही लगानी है। बहुत लोगों ने कहा मेरी ज़मीन पड़ी है, नोएडा में लगा लो, पैसे में मत देना, कर लो, कुछ कर लो, ये कर लो, वो कर लो ना। हमने अगर पंजाब में लगानी है, उसके पीछे एक विज़न है, एक रीज़न है, वो हमारा एक इमोशनल रीज़न है, और हम वहीं पे लगाएंगे। डिजिटल लाइफ सर्विसेज वही करेगा जो उसको करना है, वो करेगा, उसको रुकेगा नहीं, ना कोई रोक पाएगा। क्योंकि आज हम इस पोजीशन पे खड़े हैं कि हम मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं, जो कि हमने किया है। जितने सारे फर्स्ट इंट्रोड्यूस हमने किया है वो हम ही ने किया है, हमने मना नहीं किया उनको कि ना करें। मैं आपको एग्जांपल एक और देता हूं। हमारे को बीट करने के लिए लोग $15-20 सस्ता कुछ एक चिपसेट है V100, वो लेके आ रहे हैं। दैट इज चाइनीज चिपसेट। पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया को पता है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट बैन कर रही है, बट स्टिल दे आर ब्रिंगिंग। क्या ये समझदारी है, बताइए आप मुझे? जो कि गवर्नमेंट पहले दिन ही उसको बैन करेगी, हम ही करवाएंगे सबसे पहले गवर्नमेंट को बोल के कि चाइनीज चिपसेट है। Xiaomi को बैन किया, वीवो को किया, सब कर ही रही है ना गवर्नमेंट। तो V100 इज ए चाइनीज चिपसेट, वेयर वी आर यूजिंग एज ए MI लॉजिक इज ए अमेरिकन चिपसेट। हमारे सारे प्रोडक्ट AMI लॉजिक पे बेस्ड है, सारे प्रोडक्ट। अब या तो उनको नॉलेज नहीं है, जो कि मुझे 50-50 लगता है, या तो नॉलेज नहीं है या वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। तो कर रहे हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं। उनको बिल्कुल भी नहीं मालूम कि इसके ऊपर अगला अपडेट मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके ऊपर सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट्स ए न्यू चिपसेट, उसके ऊपर होगा नहीं होगा, करना है क्या। लेकिन उनको 2000 रुपये सस्ता डिजिटल लाइसेंस से बेचना है, इसलिए चाइनीज चिपसेट लाएंगे और बेचेंगे, पूरा बेड़ा गर्क करेंगे हिंदुस्तान का, जो पहले कर चुके हैं एक बार। तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम नहीं कर रहा, पर उनको अपनी तिजोरियाँ भरनी है। सबको कहा मेरे को तिजोरी भरनी है क्योंकि मैं तो सस्ता बेचूंगा, और कस्टमर को भोला भाला बेचारा 2000 सस्ता मिला, उधर पीछे पीछे चल गया। कस्टमर को नॉलेज देते ही नहीं। आप कस्टमर को नॉलेज दो, कस्टमर कभी आपसे वापस नहीं जाएगा। हमारे जितने कस्टमर है सारे हैं हमारे पास, कोई वापस नहीं गया। अब टॉप की 5 कंटेंट कंपनियां हमारे कस्टमर, टॉप के इंटरनेशनल ब्रांड हमारे कस्टमर, 50 से ऊपर BIS डिजिटल लाइफ सर्विस की फैक्ट्री पे हैं। हमने किसी फैक्ट्री से BIS के पैसे भी नहीं लेते हम, वो इसलिए कि हम चाहते हैं वो हमारे साथ एसोसिएटेड रहे। है कोई कंपनी बताओ जिसने खर्च किया? कोई नहीं करता, ना कोई सपोर्ट है। आपकी स्ट्रेटजी क्लियर नहीं है, आपको अपने ब्रांड में भी बेचना है, आपको OEM में भी बेचना है, ठीक है। आप चाहते हो कि मैं उसका भी कमा लूं। डिजिटल लाइफ सर्विसेज कभी भी किसी भी कस्टमर, जो मेरा कस्टमर है, उसके अगेंस्ट जाके बाजार में नहीं बेचती। वेरस कई ऐसे ब्रांड हैं जिनका मैं नाम लूं अभी, ट्रूव्यू एंड ऑल, मैनी अदर ब्रांड्स, वो चैनल में, क्योंकि हम एज OEM बेचते हैं तो उनको OEM में भी बेचना है और उनको कस्टमर को भी बेचना है। वो उन्हीं के अगेंस्ट हैं और उन्हीं के सताए हुए लोग हमारे पास आते हैं कि हम उनके सताए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, मैंने अभी एक का नाम लिया, ऐसे पूरी लिस्ट है। ग्लैडविन है, जिसको कस्टमर को भी बेचना है
और एंड कस्टमर, मतलब आई मीन एंड कस्टमर को बेचना और चैनल में बेचना, आप दोनों नाव की सवारी नहीं कर सकते ना। तो आपके जो सताए हुए बंदे होंगे वो हमारे पास आएंगे ही आएंगे, तो वो हैं हमारे पास। हमने कभी भी किसी के अगेंस्ट में काम नहीं किया, कभी भी नहीं किया। हमारे जो कस्टमर हैं कभी भी उसके, हमारी कंपनी कभी भी डायरेक्ट स्कूल्स में, कॉलेजेस में, किसी टेंडर में, किसी प्रोजेक्ट में हमारा नाम जेम पे भी नहीं है। ना हम जेम पे हैं, ना हम किसी टेंडर में हैं, उसके बाद भी नंबर 1 है। इस स्ट्रैटेजी का तो हिस्सा है कि हम नहीं हैं। फैक्ट्री लगा रहा हूँ, लोग कहेंगे यार मेक इन इंडिया की फैक्ट्री को, मैं अपने लिए नहीं लगा रहा हूँ, उन 50 ब्रांड्स के लिए लगा रहा हूँ जो कि छोटा काम जेम में करते हैं। उनकी आवाज़ है डिजिटल लाइफ सर्विसेज, उनको रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। उन 50 लोगों को जिनको मेक इन इंडिया करना है, जहाँ रोजगार पैदा होंगे, जहाँ हमारे देश की इकोनॉमी आएगी, उनको रिप्रेजेंट करता है डिजिटल लाइफ सर्विसेज। उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाया है डिजिटल लाइफ सर्विसेज ने। एक कंपनी डिजिटल लाइफ सर्विसेज जिसने का एंड्रॉयड में और विंडोज़ में सेम सॉफ्टवेयर है, एक भी कंपनी बाजार में आप मुझे दिखा दो, मैं चैलेंज देता हूँ, खुला चैलेंज है मेरा, हिंदुस्तान की कंपनी, मैं एमएनसी कंपनी की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विसोनिक एंड अदर ब्रांड, एक भी हिंदुस्तान की कंपनी के पास अपना एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर और अपना विंडोज सॉफ्टवेयर है, चेक करो, मैं उनकी आवाज़ हूँ। क्योंकि फ्यूचर के लिए जो मेक इन इंडिया की लड़ाई होगी वो उनके साथ हम खड़े हैं, हर टेंडर में, हर प्रोजेक्ट में। ऑब्वियसली सर, डिजिटल लाइफ सर्विसेज एक रेवोल्यूशन है जो आप कर रहे हैं डिजिटल एजुकेशन और मेक इन इंडिया के लिए। इतनी सारी चीज़ें आप बिल्ड कर रहे हैं, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ ओनली, अपनी कंपनी के लिए आप पूरा इकोसिस्टम को बढ़िया बनाना चाह रहे हैं। सर ऑब्वियसली ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मुझे पता चला है। मैं बोलता रहता हूँ कि मैं 15-20 साल से इंडस्ट्री के लिए लिख रहा हूँ, इंटरव्यू कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो आपने हमसे शेयर करी है, हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करी। ये ज़रूरी है सबके लिए जानना कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, क्या विजन सक्सेसफुल हो सकता है। आप शॉर्ट टर्म नहीं सोच सकते हो, आपको बहुत सारी प्लानिंग है जो आपने करी है और आप इसलिए सक्सेसफुल है, और सक्सेस आने के साथ सर ये चीज़ें होती रहती हैं। सो वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू कि जो चीज़ें आपकी तरफ जा रही हैं, और इट शुड बी लाइक दिस, और बहुत अच्छी जर्नी रहे। सर पर्सनली आपके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो आप जैसे पर्सनल हाउ डू यू बैलेंस योर लाइफ पर्सनली और प्रोफेशनली, क्योंकि आप इतना डेडिकेटेड हो काम के लिए, कुछ ऐसी हॉबीज या कुछ ऐसा करते हो जिससे आप बैलेंस बना के रख रहे हो? मेंटल वेलनेस के लिए हम लोग इतना क्लास ले रहे हैं आजकल, बड़े बड़े कॉर्पोरेट में लोगों को दिया जा रहा है। पर्सन है, हाँ, फैमिली के साथ हमेशा टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। मैं अपनी डॉटर के साथ, जैसे मेरी डॉटर चंडीगढ़ रहती थी तो मैं महीने में 2-3 बार जरूर जाता था उससे मिलने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को अपनी सिस्टर्स वगैरह से मिलना है तो मैं उनसे मिल लेता था। बड़ी सिस्टर से तो शायद साल में 2-3 बार ही मिलना हो पाता था, तो सब रहते, क्योंकि वो भी बड़ी प्रोफेशनल, वो वेल सेटल्ड है, तो बहुत ग्रो किया है। तो मेरे को लगता है एज ए प्रोफेशनल कि हाँ, मुझे उसको एनफ टाइम देना चाहिए कि वो अपना प्रोफेशनल करियर को आगे देखें। बट ठीक है, ओकेशंस पे डेफिनेटली हम मिलते थे और बात होती थी। तो पर्सनल लाइफ में मैं आई जस्ट एंजॉय कि मेरे को अगर लेना है तो मैं हर दिन अपने साथ 2 घंटे जरूर बिताता हूँ, चाहे वो कोई भी टाइम हो, अपने लिए अकेला, ठीक है। जो मुझे पसंद है वो मैं करता हूँ, चाहे मुझे पिक्चर देखनी हो, चाहे मुझे गाना सुनना हो, चाहे मुझे एक लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो, चाहे मुझे किसी से बात करनी हो, चाहे मुझे वीडियो कॉल करनी हो, कुछ भी ऐसा हो, दिन में 2 घंटे मैं अपने साथ जरूर आता हूँ। दैट रियली रिमूव माई स्ट्रेस, ठीक है। लॉन्ग ड्राइव पे जाना अच्छा लगता है, मुझे ड्राइव करना बहुत पसंद है, गाड़ियाँ बहुत पसंद हैं, वो तो हमने देखी भी है सर। तो ड्राइव करना बहुत पसंद है, ठीक है। मैं अकेला ड्राइव करता हूँ, हालांकि अब एज हो गई है तो मेरे को थोड़ी कभी नींद भी आती है, बट ड्राइव करना, मैं गाड़ी यहाँ से चला के गुवाहाटी तक गया हूँ, ओह गॉड, यहाँ से अकेला नॉन स्टॉप, ठीक है। बीच में थोड़ा ब्रेक ले लिया, ढाबे पे रुक गए, 2 घंटे सो गए, चलो आगे फिर चले। मैं और मुदित हमने पूरा हिंदुस्तान नापा है इनोवा पे, ठीक है। मैं बहुत बार गया हूँ, 1 बार नहीं 2-3 बार गया हूँ, गुवाहाटी तक, कोलकाता, सब जगह मैं घूम के आया। इधर बॉम्बे तक पूरा हम गए हैं, नीचे इंदौर और नीचे यहाँ तक नीचे गए, साउथ इंडिया नहीं गए। तो वो मेरे स्ट्रेस को रियली रिमूव करता है, ठीक है। म्यूज़िक, यस आई लिसन म्यूज़िक, ऑल काइंड ऑफ म्यूज़िक, मतलब ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर मुझे एक म्यूज़िक, मुझे रिलीजियस म्यूज़िक भी कई बार बहुत अच्छा लगता है,
तो मेरी प्लेलिस्ट होती है तो उसमें रिलीजियस भी होते हैं, फोक भी होते हैं, पंजाबी भी हैं, देन हिंदी भी हैं, सारे तरह के गाने। सो दैट रियली रिमूव माई स्ट्रेस। मूवीज़ मैं ज़रूर देखता हूँ, सारी देखता हूँ। अभी टाइम शायद नहीं मिल पाता, मुझे लगता है 3 घंटे बैठ के मैं क्या वेस्ट करूँ, अपने लाइफ का 3 घंटे मैंने वेस्ट कर दिया। स्ट्रेस रिलीव करने के लिए मैं सबसे बड़ी जो चीज़ मेरे को लगती है वो है रेस्ट। अगर आपको लंबी लड़ाई लड़नी है तो आपको रेस्ट जरूर करना है। एटलीस्ट मैं 8 आवर्स जरूर सोता हूँ। अगर मैंने 6 घंटे में तो सोया हूँ तो मैंने ऑफिस में भी नैप रूम बना रखा, मैं 1 घंटा वहाँ जाके सो जाता हूँ। यू नीड ए रेस्ट 8 आवर्स। और सर मतलब कैसे आपका रूटीन कैसे शुरू होता है? सुबह मैं उठता हूँ 7 बजे, और 7 बजे वो इसलिए उठना पड़ता है कि 7 बजे मेरे फ़ोन पे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं चाइना से। ओके, टाइम शुरू हो जाता एंड है। दैट 2 आवर्स आई एम विद माई ऑल वेंडर्स। 9:30 बजे तक मैं सारे वेंडर्स से बात करके, किसी का मटेरियल है, किसी की पेमेंट है, किसी का ऑर्डर है, कुछ भी हैं, कोई इश्यूज़ हैं, जो भी हैं डिस्कस करके मैं उसको फिनिश कर देता हूँ। अकेला रहता हूँ तो 8:30-9 बजे मेरी मेट्स आ जाती हैं, देन दे जस्ट टेक ओवर माई हाउस, वन नीड टू बी डन। एंड देन मतलब मेरा दिन 7 बजे से शुरू होता है, 7 साढ़े 7 बजे से, जहाँ मैं बिजनेस में एंटर कर जाता हूँ। लैपटॉप इसलिए नहीं खोलता उस टाइम पे कि अगर लैपटॉप एक बार खुल गया तो फिर 1-1.5 बजे से पहले बंद नहीं होगा, मेल्स, शीट्स एंड ऑल, तो मैं वो नहीं खोलता। मैं तो उसको अवॉइड ही करता हूँ कि मैं ना करूँ। फ़ोन पे जरूर रहता हूँ। और करने के बाद 9:30 बजे जब मैं सब फिनिश कर लेता हूँ, देन आई गो फॉर शावर एंड डू माई ब्रेकफास्ट, एंड 10:30 बजे मैं ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ घर से। अगर मैं 10:30 बजे नहीं निकल पाया तो फिर मैं 12 बजे तक नहीं निकल पाता हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरे फ़ोन शुरू हो जाते हैं ऑफिस से, इधर से। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं 11 सवा 11 तक मैं ऑफिस पहुँच जाऊँ। तो नोएडा ऑफिस से आधा घंटे का ड्राइव है, तो मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। और 11 बजे से लेके रात के 8-9 जब तक बच जाए मुझे, हम लोग ऑफिस में रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा हमारी सक्सेस का कि हमने 8 घंटे से ज़्यादा टाइम डिवोट किया ऑफिस में, शायद 50% ज़्यादा किया। तो वो भी एक रीज़न रहा कि हमने ज़्यादा काम किया, और उसकी आदत पूरे ऑफिस को है। आपकी टीम भी इनफैक्ट इतनी यंग है और सारे। हाँ, सारे। डिजिटल लाइसेंस की एक और बात रही कि डिजिटल लाइसेंस में जितने भी लोग आए, मतलब मोर देन 90% सारे फ्रेश थे, सारे एकदम रॉ, कुछ नहीं आता, शेप अप जीरो एकदम। ठीक है, रॉ जैसे होता है ना, वो 10-10, 12-12 हज़ार वाले वो आए थे। और आज भी सारे इंजीनियर्स हैं जो हम हर महीने 2-4 इंजीनियर्स को रखते हैं। कुछ टीम 100 से ऊपर हो चुकी है अभी तक। तो सारे ट्रेंड हैं, सबको पता है काम करना है और काम ही करना है। तो किस लिए आए हैं मेरे पास? काम करने ही आए हैं ना। तो काम, पैसा कमाने आए हैं तो काम करो, पैसा कमाओ, तो काम करो, काम के बगैर पैसा आएगा नहीं। तो ऑफिस में पहुँचे 9 बजे तक मैं रहता हूँ। 9 बजे, 8:30-9 बजे जब भी टाइम मिले सो मैं वहाँ से निकलता हूँ, और फिर उसके बाद घर आने के बाद डिनर, और लास्ट कॉल मैं अपनी बेटी को करता हूँ, वीडियो कॉल, करीबन 10:30 बजे। चंडीगढ़ रहती है ना? चंडीगढ़ रहती है, अब आई हुई है अभी, बट उस चंडीगढ़ 10:30 बजे करीब मैं उसको कॉल करता हूँ। 10:30-11 जब भी मुझे टाइम मिले, लास्ट कॉल करने के बाद देन आई गो टू बेड। ये 7 दिन का है। और सेम सैटरडे संडे सर? सैटरडे संडे भी मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। पेंडिंग काम्स जो होते हैं, जैसा कि मैंने कहा, मैं ज़्यादा लोगों से, दोस्तों से नहीं मिलता, कोई ऐसा नहीं है। संडे को हाँ ना, मैं कभी किसी पार्टी में, आपने रेयरली मुझे देखा होगा, मैं नहीं जाता। मैं ड्रिंक नहीं करता, शायद एक ये बहुत बड़ी वजह रही कि मेरा सर्कल इतना बड़ा नहीं हुआ कि दोस्तों का, कि मैं उनके साथ किसी नाइट क्लब या पार्टी में जाऊँ। मैं कभी नहीं जाता, मेरे को आदत ही नहीं है ऐसा। जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो भी मेरा सेम रूटीन होता है। जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं सुबह अपना दिन वैसे ही 9 सवा 9 बजे शुरू करता हूँ। मेरे कोलीग्स मेरे साथ चाइना गए थे, वो बेचारे परेशान थे इस बात को कि सर तो कहते हैं 9:15 बजे ब्रेकफास्ट टेबल एंड 10 बजे, 9:30 10 बजे चलो सीधा। और शाम को मैं 7 बजे जैसे होटल के कमरे में आ गया तो उसके बाद मैं होटल से बाहर नहीं निकलता, अपना वहीं पे काम किया, नहाया धोया, खाना खाया और वहीं पे सो गया। तो ऐसा कोई नाइट लाइफ कि हाँ मेरे को जाना है, हाँ अगर किसी वेंडर के साथ या किसी कस्टमर के साथ कभी जाना पड़ता तो मुझे कोई परहेज नहीं है।
कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाता, मैं जाता हूँ, लेकिन ऐसा कोई ये नहीं कि मुझे जाना ही है कि मैं तो 11 बजे से पहले घर ही नहीं जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाता, ऐसा भी नहीं है। ऑब्वियसली सर, आपने इनफैक्ट अपना टीम का कल्चर भी ऐसा बना, आपके ऑफिस में कितनी बार गया, और सर के ऑफिस में इतना अच्छा इन्वायरमेंट है काम करने के लिए, सर ने इतना इन्वेस्ट किया है उस पूरे स्पेस को बनाने के लिए। नैप स्पेस भी दिया है अपनी टीम को कि अगर आप थक गए हो तो रेस्ट करो, बट और काम शुरू करो, रेस्ट करो, खेलो, खाना खाओ, जो करना है करो, सब कुछ दिया है। सब कुछ है, आपको जो करना है आप करो, कोई मना ही नहीं, लेकिन काम करो। और सर हमारी स्टोरी में ये भी पता चला बहुत सारी कंपनीज फ्रेशर को नहीं लेती हैं, आप फ्रेशर को भी मौका देते हो, अपॉर्चुनिटीज मैंने देखी है, आप बाहर ले जाते हो। क्योंकि मैं भी एक दिन फ्रेशर था जब कुकरेजा साहब ने मुझे मौका दिया था। वो चीजें आपने हमेशा याद रखी। हाँ, हमेशा याद रखी। मैं हमेशा मौका देना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, एंड मिले तो उसको यूज़ भी करना चाहिए कि मौका एक ऐसी चीज़, चांस बेस्ट होता है। यू नो, एक मॉडल जब पिक्चर देती है ना, अब सब जो कवर पेज पे स्टोरी छपती है या जैसे नहीं छप जी, करेक्ट, वो उसके लिए 50 पोज देती होगी, लेकिन जो बेस्ट होता है ना वो कवर पेज पे आता है। तो यही बात मैं अपने एम्प्लॉयज़ को बोलता हूँ, गिव योर बेस्ट, तो वही कवर पेज पे आएगा। अदरवाइज तो 50 फोटो आती हैं, 50 जाती हैं, 50 होगा, बट जो बेस्ट होगा ना वही कवर पेज पे आएगा। ऑब्वियसली यही रीजन है सर आपके सक्सेस का। टीम इतनी यंग है, आपकी सोच इतनी यूनिक है, और आप जो एनर्जी लेके आते हैं अपनी टीम के बीच में, जब हम अपने एनर्जेटिक फील करते हैं, आपसे बात करते हैं, तो ये ग्रोथ होना ही है सर। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, आपने इतने कन्वर्सेशन में भगवान की बात करी, यू आर कनेक्टेड टू गॉड। सो जब आप लो फील करते हो, जो आपने बताया बीच में ऐसा फेज आया, बहुत लो थे, डिस्कनेक्टेड हो गए, अपने आप को अलग कर लिया, या फिर डे टू डे लाइफ में भी आप जब लो फील करते हैं तो कितना रिलीजियस हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, गॉड को याद करते हैं, कैसे करते हैं आप उस चीज़ को, कैसे उससे जब मेरा टफ टाइम था ना, उससे पहले मैं बहुत सारी अंगूठियाँ पहनता था, पुखराज भी पहना था, ये पहना था, वो पहना था, जो जो बोलता था। मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता था एस्ट्रोलॉजी में, उसमें, ठीक है। और जब 2015 या 14 की बात आई तो एक दिन बहुत दुखी था मैं, तो मैंने उस दिन सोचा क्या करूं। तो उस दिन मैं गुरुद्वारे गया, नारायणा में मेरी फैक्ट्री के पास था, तो वहाँ गया मैं, वहाँ जाके मैं सारी अंगूठियाँ उतारी और वहाँ पे रख दी। मैंने कहा आज के बाद ज़िंदगी में कभी नहीं पहनूंगा, अब जो करना है तेरे को और मेरे को करना है, ठीक है, तो तू मेरे साथ है तो फिर मैं, इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि मेरे खिलाफ कौन है, ठीक है, तो मैं अपनी प्रॉब्लम से लड़ूंगा, मेरे को इतनी ताकत दे कि मैं हारूं ना, मैं हारूंगा नहीं, मुझे मालूम था मैं हारूंगा नहीं। कि मेरे फादर ने एक बैड फेज देखा था जब 84 राइट्स के बाद एंड ऑल दिस थिंग, मतलब 4 एम्बेसडर एंड ऑल थिंग, आई हैव सीन माय फादर कि वो इतने बेचारे डिप्रेस हो गए थे, ड्रिंकिंग में उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया था। तो मेरे को उनको देख के कभी लगता था कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, और मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग रहूँगा कि मुझे लो होना ही नहीं है, और मैं लो होऊंगा ही नहीं कभी सारी ज़िंदगी में। ये मतलब मेरी फैमिली भी कहती है कि मेंटली ही सो स्ट्रॉन्ग कि कुछ उसको हिला नहीं सकता। ये पता नहीं शायद ये उसने ही दिया है मुझे, या मतलब मेरे साथ हालात रहे या क्या हुआ। मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं डेली गुरुद्वारे जाऊँ, मुझे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमेशा मेरे अंदर मेरे साथ है। कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी भी ना, कभी बुरा करने का सोचा कि भगवान उसका बुरा करता है जो किसी का बुरा करे, कभी बुरा करने का सोचा ही नहीं। हाँ, जाने अनजाने में हुआ हो तो मुझे पता नहीं, हमने कभी सोचा ही नहीं कि किसी का बुरा करे। हमेशा हाथ जैसे पापा ने कहा कि ऐसे रखो तो ऐसे ही रखा, ठीक है। और मेरे साथ बहुत लोगों की दुआएं रहीं कोरोना के टाइम भी, क्योंकि जब मैं बैड फेस से था ना, तो मदद करने वाला कितना इम्पोर्टेंट होता है आपको पता लगता है, करेक्ट। आपको मदद की ज़रूरत होती है, और जब सामने वाला मना करता है आपको कितना बुरा लगता है, ये भी आपको पता है। मेरे पास आज भी कोई मदद मांगने आता है, मैं उसको कभी मना नहीं करता,
कभी भी नहीं कि मैं तेरी मदद नहीं करूँगा, चाहे मैं कितने भी प्रॉब्लम में हूँ, चाहे मैं कितने भी उसमें रहूँ। आई ऑलवेज ट्राई टू सपोर्ट, और यही होना चाहिए एक्चुअली रिलेशनशिप में। अगर आप अच्छे दोस्त हैं तो पूरी दोस्ती आपको निभानी चाहिए। उसका राइट एग्जांपल है मेरा कुलीग मुदित, जो मेरे साथ हमेशा रहा हर प्रॉब्लम, और इसीलिए हमारी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो वो इसलिए कि वो मेरे साथ इकलौता था जो मेरी हर प्रॉब्लम में मेरे साथ रहा। और आई ऑल्सो लाइक टू अडॉप्ट द सेम काइंड ऑफ लाइक बिहेवियर विद ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई एम्प्लॉयज़, कि कभी भी वो प्रॉब्लम में रहते हैं मैं उनके साथ रहता हूँ। सर मैंने आपको देखा है, आप ट्रैवल बहुत करते हैं, आपने बताया आपको ड्राइविंग का शौक है, कुछ ड्राइविंग करके भी आप चले जाते हैं। ट्रैवलिंग आपने इतनी करी है सर, कितनी कंट्री आपने ट्रैवल करी होगी आज तक? 16 या 18 है। और फ्रिक्वेंट जाते रहते हैं? हाँ, साल में आप कितना दिन बाहर रहते हैं? 170 से 190 दिन। सर ये पॉडकास्ट मेरा भी पहला जर्नी है और आपने इतने दिल से स्टोरी शेयर करी है। अब क्या वो 1 2 3 एडवाइस देना चाहेंगे वो यंग बंदे जो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, छोटी मोटी चैलेंजेस पे गिर जाते हैं, छोड़ देते हैं अपना ड्रीम देखना, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे यंग पीपल? देखो, कंटिन्यूटी हर चीज़ में रहनी चाहिए। हमने भी अपना काम शुरू किया तो हम पीछे हटे नहीं। अगर पहले 3 साल हमारे इतने स्ट्रगल के थे, जैसे 2018 में हमने शुरू किया, तब तो हमारी कंपनी भी नहीं थी डिजिटल लाइफ सर्विसेज। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम इस मुकाम पे 300-400 करोड़ पहुँचेंगे, कभी सोचा ही नहीं। ये तो क्या, ज़िंदगी में भी नहीं सोचा हमने कि हम 300-400 करोड़ पे पहुँचेंगे। लाइफ में पूरे, जब मैंने अपना बिजनेस भी शुरू किया तो मेरे को कभी ऐसा नहीं था कि मैं 300-400 करोड़ पहुँचूंगा था। वो भी बिजनेस 30-40 करोड़ के आसपास का था, 50 करोड़ का, ठीक है, इट्स ओके। बट 500-400 करोड़ पे हम पहुँचना हमने कभी सोचा भी नहीं था। सो कंटिन्यूटी रहती है अगर आप अपने पे भरोसा करते हो कि आपको पता है। मेरे बिजनेस में मुझे पता था कि मैं एक दिन सक्सेसफुल जरूर होऊंगा। वो दिन कब आएगा शायद मुझे भी इसका आइडिया नहीं था। अब सक्सेस धीरे धीरे आ रही थी और हम कुछ डिफरेंट कर रहे थे। हम लाइव के ऊपर काम कर रहे थे, हम डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर काम कर रहे थे, हम नेचुरल ये स्मार्ट क्लास और सब चीज़ों पे काम नहीं कर रहे थे। हम कभी मैंने तो स्मार्ट क्लास का अपनी ज़िंदगी में डेमो भी नहीं दिया, क्योंकि मैं हमेशा लोगों को बोलता था आगे की सोचो। उससे 20 साल पुरानी स्टोरी है, इससे आगे की सोचने की ज़रूरत है। मैंने आज तक ज़िंदगी में स्मार्ट क्लास का डेमो नहीं दिया कि ये लगा लो, इसके अंदर वीडियो चल जाएंगे। वो तो एक नॉर्मल है, तो बच्चा भी चला लेगा, बच्चे को पता है मोबाइल के अंदर कितनी वीडियोज़ हैं। तो वो डिफरेंट रहा। तो आप अगर कोई चीज़ को कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट पे ऊपर अपने ऊपर भरोसा रखो, सक्सेस आपको मिलेगी। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो हर कस्टमर भी बराबर नहीं होता। कुछ अच्छे भी मिलेंगे, कुछ आपको बुरे भी मिलेंगे। जो अच्छे मिलेंगे उस माइंडसेट के लोगों के साथ मिलो और माइंड पढ़ने की कोशिश करो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है। अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करो, अपने कंपटीशन को अच्छी तरह समझो कि वो क्या कर रहा है, आपका कंपटीशन क्या कर रहा है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आप उसको हरा सकते हो। उसकी स्ट्रैटेजी को समझने की ज़रूरत है कि उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, वो क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। उसके हिसाब से आप अपना बिजनेस मॉडल करो। और जो हताश होते हैं या कुछ होते हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि अपने ऊपर भरोसा रखो। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का, चाहे कोई भी हो, चाहे वो आपकी पर्सनल हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल हो। और ये एडवाइस के साथ साथ ये पूरा पॉडकास्ट ही सर के एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पे बेस्ड है, और जिसमें सर ने हमसे सारी ट्रू चीज़ें शेयर करी, अपने दिल से शेयरिंग करी है। तो ऑब्वियसली मैसेजिंग जरूर जाएगा यंग लोगों के साथ और मोटिवेट होंगे हमारी स्टोरी से। सर बिफोर आई कंक्लूड दिस डिस्कशन, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ बट आपको भी जाना है, कॉल्स बहुत आ रहे हैं, एक रैपिड फायर राउंड करेंगे जिसमें आपको ऑनेस्टली आंसर करना है सर, बिल्कुल ऑनेस्टली। ऑफ कोर्स, वो आपने ऑनेस्टली दिया सारे है, ऑनेस्टली है। यस ऑब्वियसली, बट फिर भी ये छोटा सा आंसर है जो आपको देना है सर। सर योर फर्स्ट जॉब एंड फर्स्ट सैलरी। First salary was, I already told you, around 300 rupees. Okay. It was in one small company, Kokreja Engineering, and I worked there. 2 साल काम किया। सर आपने कहा मूवी देखते हैं, तो फिर आप कौन सी सबसे बेस्ट मूवी है और एक्टर एक्ट्रेस? I just like movie Border very much. मैंने बहुत बार देखी। और of course Sunny Deol is my favorite actor. And but I like other actors as well. ठीक है, जैसे रणबीर कपूर है, I just like him. न्यू जनरेशन। न्यू जनरेशन में से ऋतिक रोशन is a very good actor.
And sir, what's your biggest motivator? Money, purpose, luxury, others? पैशन, समथिंग टू डू, वो है कुछ नया करना है, सेम चीज़ मेरे को दोबारा नहीं करनी है। True. Sir, I said you are traveling a lot, but फिर भी आपको बीच पसंद है या माउंटेन? बीचेस। Beaches. And sir, what one inspiring quote you always remember that this is inspiring quote? गिवन बाय माई फादर, बड़े काम करने हो तो सोच छोटी नहीं रखनी चाहिए। Impactful, sir. 3 things you can't live without. माई डॉटर, Okay. स्लीपिंग Okay. एंड ट्रैवलिंग। Great, sir. So last book you read? डोंट रिमेंबर एक्चुअली। Okay, we can pass it. And sir, this is one, what you are, calculated risk taker or you like to play it safe? Actually, I make sure that even the risk come. See, in everything, you need to see what is the worst. सबसे बुरा क्या होगा और सबसे अच्छा क्या होगा। सबसे अच्छा होगा कि मैं ये काम कर लूँ, सबसे बुरा होगा मेरा ये बुरा हो जाएगा। अगर आप सबसे वर्स्ट के लिए तैयार हो तो होता है वर्स्ट और बेस्ट के बीच में, तो बेस्ट ही होता है। सो मैं इसी को ध्यान में रख के करता हूँ। Sir, you're a coffee lover or tea lover? टी लवर, iPhone or Android? ऑफ कोर्स आईफोन। Okay. Do you believe in ghosts जो आपने मना कर दिया? मैं गोस्ट में बिलीव नहीं करता, मैं गॉड में बिलीव करता हूँ। Okay. गोस्ट तो मैं खुद हूँ। Sir, Ghost. favorite politician? फेवरेट पॉलिटिशियन, टुडे सर्कमस्टांसेस और Yeah, alive. मनमोहन सिंह। सर, रैपिड फायर खत्म हो गया, बट सवाल हमारे पास बहुत है और हम लोग तो मिलते रहते हैं सर, और वो हमेशा मौका देते हैं आपसे बात करने का। और ये जर्नी जो आपने हमसे शेयर करी है, हमारे ऑडियंस को पता चलेगा और वो भी इंस्पायर होंगे। हम खुद इंस्पायर होते हैं जब हम अपने बिजनेस को देखते हैं, हम अपने काम को देखते हैं कि कैसे, और आपसे इतनी चीज़ें जानने के बाद और भी इंस्पायर्ड होंगे और मेरी टीम इंस्पायर होगी कि हम कैसे चैलेंजेस को ओवरकम करें, सुपरस्टिशियस बिलीव नहीं रखें और चीज़ों को अलग नजरिया से देखें, कुछ नया करें। सो इट हैज़ बीन ग्रेट टॉकिंग टू यू सर। आपको कैसा लगा सर हमारे पहले? अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। वीरेंद्र सर, ये हमारे लिए बहुत ही प्रिविलेज की बात है, पूरी हमारी टीम के लिए प्रिविलेज की बात है, हमारे प्रोडक्शन मेंबर्स के लिए प्रिविलेज की बात है कि आप हमारे पहले गेस्ट हुए और ये जर्नी इससे अच्छी तरीके से शुरू नहीं हो सकती थी जो आपने हमें एक आगाज दिया। आई एम ऑनर्ड कि आपने ये चांस दिया। अगेन आई वुड से हिस्ट्री लिखी गई है कि मैं पहला और पॉडकास्ट हुआ था, और ऑब्वियसली हम हमेशा आपको, मेरी जिंदगी का भी ये पहला पॉडकास्ट है। ओह। मैं भी पहली बार आया हूँ। तो सर भी पहली बार पॉडकास्ट में आए हैं और मैंने भी पॉडकास्ट शुरू किया है, टेक इट इजी विद राजीव। सिंपल सा फंडा है, सिंपल रखना है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो जर्नी आपको चाहिए, मोटिवेशन के लिए जो आपको एम्पावर करे, ऐसी कितनी स्टोरियां आने वाली हैं। सो प्लीज कीप वॉचिंग टेक इट इजी विद राजीव। थैंक यू सो मच सर अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू। Thank you.